बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, तो ये आज का हमारा पहला लेक्चर है अप्लाइड साइबर सिक्योरिटी के कोर्स का। सबसे पहले तो हम कुछ ना इंट्रोडक्शन बेसिक टर्मिनोलॉजीज देख लेंगे। तो बड़ी अच्छी बात है कि आप सब लोगों ने बोले कोर्सेज बेसिक पढ़े हुए हैं। लेकिन अगर सपोज अगर किसी बंदे को कुछ पुरानी बात याद नहीं है, तो बजाय इसके कि ये पुरानी बात याद ना होना हमारे आइंदा आने वाले किसी लेक्चर या किसी साइड में इशू का बायस बने, हम थोड़ा सा उन चीजों को जल्दी जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं। ठीक हो गया? कहीं पे मेरी पेस तेज हो, आप बिला तकल्लुफ मुझे कह सकते हैं कि सर थोड़ा सा अगर आपकी स्पीड या आपका जो वे ऑफ टीचिंग है थोड़ा सा ज्यादा जा रहा है, हमें समझ नहीं आ रही, तो आप बिला तकल्लुफ मुझे इंटरप्ट कर दीजिएगा। ठीक हो गया? अच्छा, अब हमारा जो कोर्स है वो अप्लाइड साइबर सिक्योरिटी के बारे में, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। साइबर सिक्योरिटी सारी की सारी रिवॉल्व कर रही होती है अटैक्स के अराउंड। ठीक है? यानी कि हमारा कोई सिस्टम है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसको हमने सिक्योर करना है, और उस पे जो हमारे एडवर्सरी हैं उन्होंने अटैक करना है। तो ये अटैक और डिफेंस वाली जो गेम है ना, इसी के अराउंड एंड अराउंड बातें घूम रही होती है। ठीक है? अच्छा, जो अटैकर्स होते हैं ना, वो किसी सिस्टम पे क्यों अटैक करते हैं? उनके पास कोई रीजन होती हैं। जो रीजन है वो हम आगे जाके देखेंगे। ठीक है? और हमारे पास भी कुछ रीजंस होती हैं जिसकी वजह से हमको डिफेंस करना होता है, बिकॉज हमारी ओनरशिप में होता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, हमारा उसके साथ कोई मुफाद वाबस्ता होता है। ठीक है? हमारा कोई पैट्रियटिज्म का कोई सेटअप होता है इस तरह का कि जिसकी वजह से हमने उस चीज को डिफेंस करना पड़ हो रहा होता है। ठीक है? तो एक बड़ी मशहूर किताब है आर्ट ऑफ वार। ठीक है? आर्ट ऑफ वार के अंदर जो उसके ऑथर है वो कहते हैं कि इफ यू नो योर सेल्फ बट नॉट द एनिमी, फॉर एवरी विक्ट्री गेन यू विल ऑल्सो सफर अ डिफीट। इसका मतलब ये बनता है कि अगर आपकी और आपके दुश्मन की जंग होती है और उसमें आप दुश्मन की कैपेबिलिटीज के बारे में मुकम्मल तौर पर नहीं जानते थे, ठीक है, तो क्या होगा कि भले आप जंग जीत जाएं, लेकिन आपने नुकसान भी उठाया होगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि जब आपकी जंग स्टार्ट हुई तो दुश्मन आपके सामने टैंक ले आया। अब आपको पता ही नहीं था कि दुश्मन के पास टैंक भी है, तो आपने टैंक के डिफेंस का कोई मैकेनिज्म ही नहीं इख्तियार किया हुआ था। तो जब आपके सामने टैंक आए, आपकी फौज का नुकसान होना शुरू हुआ, तो आपने उसका कोई डिफेंसिव मैकेनिज्म इख्तियार तो कर लिया, जंग भी जीत ली। बट इस दौरान में जो पीरियड था कि जब आपके सामने टैंक आए और जब तक आपने अंडरस्टैंड किया और उसके अगेंस्ट कोई ना कोई डिफेंसिव स्ट्रेटेजी इख्तियार की, तब तक आपका काफी सारा लॉस हो चुका होगा। ठीक है? अगर आपकी इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग होती कि वो पहले से आपको नॉलेज मिल चुकी होती कि अच्छा दुश्मन के पास टैंक भी हैं और पॉसिबल है कि जब जंग शुरू होगी तो दुश्मन हमारे सामने टैंक भी इस्तेमाल कर सके, तो आपने उसके लिए पहले से कोई प्रोटेक्टिव मेजर्स इख्तियार कर लिए होते। जब प्रोटेक्टिव मेजर इख्तियार कर लिए होते तो ऑटोमेटिकली जिस वक्त टैंक आते तो आपके जहन में एक्सपेक्टेशन थी कि अगर टैंक लेकर आएगा तो हम ये वाली स्ट्रेटेजी इख्तियार करेंगे, तो आप लोग बच जाते। ठीक है? सेम टू सेम यही चीज हमारे इस साइबर सिक्योरिटी के एरिया में भी अप्लाई होती है कि अगर हमारा कोई सिस्टम है, उसको हमने सिक्योर रखना है, और मुझे पता है कि हैकर आजकल कौन कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से टूल्स उनके पास हैं, वो किस किस तरह से मुझे अटैक कर सकते हैं, वो मेरे नेटवर्क पे कैसे अटैक कर सकते हैं, वो मेरी एप्लीकेशन को कैसे कंप्रोमाइज कर सकते हैं। ठीक है? अगर मुझे इन चीजों का आइडिया है, तो मैं क्या करूंगा? मैं इन सब चीजों के लिए पहले से तैयारी करके रख लूंगा। मैं अपने नेटवर्क के ऊपर पहले से वो सिक्योरिटी मेजर्स अप्लाई कर दूंगा कि जिनकी वजह से अगर कोई अटैकर किसी भी अपने मेथड को यूज करते हुए अटैक करता है, तो मेरा वो डिफेंस आगे रेडी होगा। ठीक है? अगर मुझे एप्लीकेशन की सिक्योरिटी के बारे में नॉलेज है और मुझे ये भी पता है कि अटैकर्स एप्लीकेशन को कैसे कंप्रोमाइज करते हैं, ठीक है, इसकी सादी सी एग्जांपल है एसक्यूएल इंजेक्शन है, आप लोगों ने पढ़ाई होगा अपने उस वाले कोर्स में। ठीक है? तो अगर मुझे पता है कि एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है और हैकर्स को कैसे यूज करते हैं और मैं कोई एप्लीकेशन बना रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा? मैं अपने जहां जहां पे इनपुट पैरामीटर है उसमें जो इन्फॉर्मेशन मैं ले रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन लेने के बाद उसको सिंपली आगे पास ऑन नहीं कर दूंगा, मैं उसको सैनिटाइज करूंगा। मैं उसमें चेक कर लूंगा कि क्या इस यूजर ने जो डाटा भेजा है, ये डाटा है या कोई एसक्यूएल इंजेक्शन की कोई क्यूरी है। तो अगर वो डाटा होगा तो मैं आगे पास करवा दूंगा, अगर डाटा नहीं कोई दूसरी तीसरी चीज होगी तो उसको वहीं पे डिस्कार्ड करवा दूंगा। ठीक है ना? तो इस तरह से हम डिफेंसिव मैकेनिज्म इख्तियार करके अपने बहुत सारे इश्यूज को एट सोर्स ही किल कर देंगे। ठीक है? बजाय इसके कि वो इशू होकर हो जाए, फिर हम उसका रेमेडियल मेजर तलाश करें, उसमें टाइम भी लगे, हमारा मनी भी वेस्ट हो, ठीक है, रिसोर्सेज भी वेस्ट हो, हमारी मे बी रेपुटेशन भी मार्केट में खराब हो के देखो इस कंपनी पे तो साइबर अटैक हो गया, उनका डाटा लीक हो गया। ठीक है? तो इस चीज से बचने के लिए हम थोड़ा सा वो वाली टेक्निक्स देखेंगे कि जिसकी मदद से हम अपने आप को सिक्योर कर सके। ठीक है? अब साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, हमने कई बार वर्ड यूज किया, तो बेसिकली होती क्या है साइबर सिक्योरिटी? साइबर सिक्योरिटी का जो एक अच्छी सी एकेडमिया वाला जो इसका वर्जन है, इसकी डेफिनेशन है, वो है द स्टेट ऑफ द वेल बीइंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है? वेल बीइंग का मतलब है कि हमारा जो सिस्टम, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आईटी का जो भी हमारा सेटअप है, हमारा कोई सॉफ्टवेयर है, वो उसकी वेल बीइंग इंश्योर करना, वो बिल्कुल अपने ठीक हालत में काम करता रहे, वो वाली चीज है। ठीक है?
जबकि हमारे सामने पॉसिबिलिटीज है किस किस बात की, थेफ्ट की, टेम्परिंग की, डिसरप्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन की और डिसरप्शन ऑफ द सर्विस की। तो ये हमारे पास एक है आइडिया कि कोई ना कोई हम पे अटैक करेगा इस इंफॉर्मेशन सिस्टम पे, और इसकी इन सारी चीजों को, अवेलेबिलिटी को, कॉन्फिडेंशियलिटी को, इंटेग्रिटी को वायलेट करने की कोशिश करेगा, डिसरप्ट करने की कोशिश करेगा। तो हमने इन खतरात को कैसे मिनिमम लेवल पे रखना है। साइबर सिक्योरिटी के बारे में एक बड़ी मशहूर टर्म है कि आप साइबर सिक्योरिटी को कभी भी 100% के ऊपर नहीं आप किसी चीज को कह सकते कि दिस इज 100% सिक्योर थिंग, ठीक है। बिकॉज कोई चीज आज अगर 100% सिक्योर है भी, फॉर एग्जाम्पल, तो अगर मेरी विंडोज है, तो मैंने आज तक जितने एक्सप्लॉइट्स, जितने वायरस आए हुए थे, उन सब का तोड़ एंटीवायरस की फॉर्म में, इसके पैचेस की फॉर्म में इस पे डाल दिया। तो मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा 100% सिक्योर है, क्योंकि आज तक, सुबह की डेट तक तो ये सिक्योर था। हो सकता है कि आज ही कोई नई वल्नरेबिलिटी मार्केट में निकल आए, कोई बंदा एक्सप्लोर कर ले कि विंडोज की फलां जो डीएलएल है ना, इसके अंदर ये इशू है, और अगर हम इसको ऐसे से इसको कोई पिंग करें तो ये हैक हो सकता है। तो क्या होगा कि सुबह 5 बजे तक मेरा सिस्टम सिक्योर था, 6 बजे वो वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई हुई, तो मेरा सिस्टम, अब जब तक मैं उसका पैच आता नहीं और उस पर इंस्टॉल नहीं करता, मेरा सिस्टम फिर से इनसिक्योर हो गया, ठीक है ना। तो हम ये समझते हैं साइबर सिक्योरिटी के जितने भी एरिया में लोग होंगे, आप है, मैं हूं, आप स्टूडेंट है, मैं प्रोफेशनल हूं, कल को आप भी प्रोफेशनल बन जाएंगे, कि हमारी कोई भी चीज 100% सिक्योर नहीं है, लेकिन हमने इसको 100% के करीब तरीन सिक्योर करना है, ठीक है। ये हमारा मोटिव, ये हमारा टारगेट, ये हमारा जो है ना एक्टिविटी का मकसद होगा सारी का सारा, ठीक है। इसके अंदर जैसा कि आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी होती है कि जो हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है, हमारा जो भी सिस्टम है, हमारी जो भी चीजें हैं आईटी डिजिटल के हवाले से एसेट्स, उनकी जो एक्सेस है, ठीक है, वो अथराइज पर्सन को हो। जिस जो बंदा इस सिस्टम को एक्सेस करने का, इस डाटा को रीड करने का अथराइज है, वही इसको एक्सेस कर सके, वही इसको रीड कर सके। बाकी लोगों को इसका एक्सेस ना मिले, बाकी लोगों को इसके रीड के राइट्स ना मिले, वो इसके अंदर कुछ डाटा वगैरह को रीड ना कर सके, तो हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक। इंटेग्रिटी ये होती है कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है, इसको अथराइज बंदा ही मॉडिफाई कर सके, चेंज कर सके, उसके अलावा कोई चेंज ना कर सके। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ की एग्जाम्पल ले लेते हैं यूनिवर्सिटी की। तो यूनिवर्सिटी है, तो अब यहाँ पे आपके मार्क्स है बेटा, तो क्या आपके मार्क्स इनको देखने चाहिए? नहीं देखने चाहिए टेक्निकली स्पीकिंग, ठीक है ना। इसका मतलब है कि आपके मार्क्स की कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होगी, कि ये सिर्फ आपको नजर आ रहे हों, कोई दूसरा बंदा इनको रीड ना कर सके। अगर ये रीड कर लेते हैं तो आपके मार्क्स की आइडेंटिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी कंप्रोमाइज होगी। ऐसा ही है ना, क्योंकि इनको नहीं देखना चाहिए था आपके मार्क्स, ठीक, ओके फाइन। लेकिन क्या आप अपने मार्क्स जिनको आप पढ़ सकती हैं, जिनकी कॉन्फिडेंशियलिटी के हवाले से आपको अथराइज है, क्या आप उन्हें चेंज कर सकती हो? अप्लाइड साइबर सिक्योरिटी के मार्क्स आपके जो भी हैं, उनको चेंज करने का हक किसको हासिल है? मुझे हासिल है, मैं भी आपका इंस्ट्रक्टर हूं, ठीक है ना। तो ये होगी इंटेग्रिटी। अगर आप किसी गलत तरीके से एक्सेस कर लो, कोई भी हैक करते हुए या कोई इस तरह का कोई टूल इस्तेमाल करते हुए सिस्टम को, और आपने अपने ही मार्क्स को बढ़ा दिया, फॉर एग्जाम्पल पहले 80 आ रहे थे, आपने 90 कर दिए, तो आपने अपने उस स्कूल के, उस एग्जाम के सिस्टम की क्या वॉयलेट कर दी? इंटेग्रिटी वॉयलेट कर दी, ठीक है। तो इंटेग्रिटी का मतलब ये है कि जो बंदा अथराइज हो किसी डाटा को, किसी इंफॉर्मेशन को चेंज करने का, वही उसको चेंज करे, सिस्टम इंश्योर करे। उसके अलावा जितने भी लोग हैं वो उसको चेंज ना कर सके। बट इज क्वाइट पॉसिबल कि एक बंदे को कॉन्फिडेंशियलिटी के राइट्स है, बट इंटेग्रिटी के राइट्स नहीं आप वाले केस में, ठीक है। तो इस तरह से मिक्सअप सिस्टम चल रहा होता है। कई जगह ऐसी होती है जिसमें कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटेग्रिटी दोनों के राइट एक को होते हैं, दूसरे को होते ही नहीं है, कुछ इस तरह की चीजें होंगी, ठीक है। तो इस तरह से ये मिक्सअप एक सेट्स की फॉर्म में काम कर रही होती है। इसी तरह तीसरी चीज है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी क्या होती है कि आपका जो सिस्टम है, जो आपकी इंफॉर्मेशन है, वो जिस यूजर को, जिसको उसको रीड करना या उसको चेंज करना अथराइज है, जिसको इंटेग्रिटी की या कॉन्फिडेंशियलिटी के राइट्स है उस सिस्टम पे, वो जिस टाइम उसको चेंज करना चाहे या जिस टाइम उसको रीड करना चाहे, तो उसको वो सिस्टम अवेलेबल हो, वो डाटा अवेलेबल हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इनके मार्क्स या इनकी अटेंडेंस को ऐड या डिलीट या जो भी चेंज करने का राइट है। तो अब जब मैं एलएमएस में लॉग इन करूं तो एलएमएस का लॉग इन हो जाए और मैं इनका रोल नंबर डालूं, तो इनका रोल नंबर मेरे सामने आ जाए और आगे वो खाना भी आ जाए जिसके अंदर मैंने इनके मार्क्स ऐड करने हैं, ठीक है। अगर मैं ये काम करना चाह रहा हूँ अभी बैठ के, आप लोगों की अटेंडेंस लेना चाह रहा हूँ, लेकिन अगर आपका एलएमएस चल ही नहीं रहा, मुझे एक्सेस ही नहीं हो रहा, तो ये उसकी अवेलेबिलिटी के ऊपर अटैक आ गया, उसकी अवेलेबिलिटी डिस्टर्ब होगी, ठीक है। ये तीन एस्पेक्ट्स थे पहले जो हमारे बेसिक पिलर ऑफ द साइबर सिक्योरिटी कंसीडर होते हैं। इसके साथ दो तीन चीजें और ऐड हो गई। वो क्या क्या थी? ऑथेंटिकेशन। अच्छा, अगर हम यही एलएमएस वाली एग्जांपल इनकी ले लेते हैं,
तो सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि अभी जिसने लॉग इन किया है और वो इनके मार्क्स देखना चाह रहा है, वो आप हो या मैं हूं? इसके लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए ना कि जब कोई बंदा सिस्टम को के साथ इंटरेक्शन शुरू करता है और मुझे कहता है कि मिस्टर एक्स या मिस एक्स के मार्क्स मुझे दिखाएं, ठीक है, तो सिस्टम वेरीफाई करे कि ये जो पूछ रहा है ये कौन है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कौन सी चीज, ऑथेंटिकेशन इस्तेमाल करेंगे। ऑथेंटिकेशन एक ऐसा मैकेनिज्म होगा जो ये वेरीफाई करेगा कि ये जो बंदा आके कोई डाटा या सिस्टम को एक्सेस करना चाह रहा है हमारे, ये है कौन, ठीक है। तो हमारे एक रिक्वायरमेंट मजीद ऐड होगी कि ऑथेंटिकेशन की। ये ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी तो हम पिछली वाली दो तीन रिक्वायरमेंट्स को मैनेज कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा, सपोज मैंने कहा कि मैं फैसल हूं, ओके फाइन। अब ये कैसे पता चलेगा कि यार फैसल को हमने इस वाले डाटा के ऊपर रीड के राइट देने हैं, एडिट के भी राइट देने हैं, या कोई और भी राइट देने हैं, या बिल्कुल नहीं देने, ठीक, मतलब बिल्कुल भी नहीं देने हो सकते हैं ना। कोई और बंदा आके, कोई बाहर यूनिवर्सिटी का कोई बाहर का बंदा आके एक्सेस करने की कोशिश करता है, तो उसको तो कुछ भी नजर नहीं आना चाहिए, ना आपकी अटेंडेंस, ना आपके मार्क्स, ना रीड ना राइट, कुछ भी, ठीक है। तो इसके हवाले से अथराइजेशन का वो स्टेप होता है जो ये तय करता है कि ठीक है, अथेंटिकेट तो हो गया यूजर, मुझे पता चल गया कि ये मिस्टर एक्स हैं, ये प्रोफेसर हैं, ये मिस वाई हैं, ये स्टूडेंट हैं, और फॉर एग्जांपल ये मिस्टर जेड हैं, और ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की एग्जाम डिपार्टमेंट के बंदे हैं, क्योंकि इन्होंने भी तो आपका रिजल्ट कंपाइल करना होता है, ग्रेड्स मैनेज करने होते हैं, और भी बहुत से काम करने होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी एक्सेस होगा, लेकिन तीनों के एक्सेस में डिफरेंट किस्म के मैकेनिज्म्स होंगे। कि प्रोफेसर को कुछ और तरह की चीजों का एक्सेस होगा, स्टूडेंट को उसी डाटा के ऊपर कुछ और तरह का एक्सेस होगा, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको उसी डाटा पे किसी और तरह का एक्सेस होगा, सही है ना। तो ये चीज तय करना कि किस अथेंटिकेटेड यूजर को या अनअथेंटिकेटेड यूजर को किस डाटा पे कौन कौन से राइट देने हैं, वो हमारी अथराइजेशन वाला जो एरिया है वो कवर अप कर रहा होता है। सही हो गया। और आखिरी चीज इसमें आती है 6 नंबर पे, लिखी हुई है रिपुडिएशन। तो रिपुडिएशन का आइडिया है आप लोगों को? हम्म, आप बताओ क्या होती है रिपुडिएशन। रिपीटेशन है कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने कोई चीज की है, मैं वो करके मुकरना चाहूँ, तो ठीक है, नॉन रिपीटेशन के लिए हम बेसिकली डीएसएस यूज करते हैं, सही ताकि है, अगर लेट्स से इफ आई हैव साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट, फिर मैं ये ना कह सकूं कि ये तो मैंने किया ही नहीं है, सो ये रिपीटेशन हुआ। बिल्कुल ठीक है। तो रिपुडिएशन ये होती है कि ये सारी जो हम काम कर रहे होते हैं किसी इंफॉर्मेशन में, डाटा को एक्सेस कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, ऑथेंटिकेशन और अथराइजेशन के हवाले से एक्सेस कर रहे हैं, ये सारे काम के साथ साथ कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि कल को अगर कोई बंदा जो इवन अथराइज भी था, ऑथेंटिकेटेड भी था, और उसने कोई एंट्री या कोई चेंज कर भी दिया, उसके उस एक्शन से वो अपने आप को मुकरा ना सके कि यार ये तो काम मैंने नहीं किया था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपके मार्क्स चेंज कर दिए, मुझे अथराइज था, ठीक है, बट ये कोई ऐसी ऐसी सिस्टम के अंदर फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, अगर कल को मैं अपने इस वाले एक्शन से डिनाई कर दूं तो कि नहीं, मैंने तो आपके मार्क्स चेंज नहीं किए, ठीक है। तो सिस्टम के पास कोई ऐसा लॉ, कोई ऐसी मैकेनिज्म हो कि वो ये इंश्योर कर सके, कि साबित हो जाए कि नहीं देखें, ये आप ही ने चेंज किए थे, और इस तारीख को चेंज किए थे, और इस टाइम पे चेंज किए थे, या जो भी आपने एक्शन लिया था, मार्क्स की तुमने एग्जांपल ले ली ना। ये 5 या 6 अब आपके जो है ना मेन पिलर होते हैं, मेन एलिमेंट्स होते हैं साइबर सिक्योरिटी के, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के, जो कि बहुत ज्यादा यूज हो रहे होते हैं। अब इन 6 चीजों को कंप्रोमाइज करने के लिए मल्टीपल तरह के अटैक्स होते हैं, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल रैंसमवेयर का अटैक आ सकता है, आईओटी के ऊपर अटैक आ सकता है, कोई सोशल इंजीनियरिंग या फिशिंग के थ्रू आपके ऊपर अटैक आ सकते हैं, ठीक है। जितनी भी टैक्स हैं ये इंशाल्लाह हम अपने आने वाले दिनों में इन सबको अपने मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स में, मुख्तलिफ एरियाज में, मुख्तलिफ सेक्शन में, मुख्तलिफ लेक्चर्स में हम इनको रीड आउट करेंगे। यहाँ इस स्लाइड पे ये सारी बातें आपको बताने का मकसद ये है, ये और इस तरह के और बहुत से ऐसे अटैक्स होंगे जो आपके इन्हीं 6 पिलर्स को डिसरप्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हो सकते हैं, वो आपके डाटा के बारे में हो सकते हैं, आपकी कंपनी के बारे में हो सकते हैं, वो आपके क्लाइंट के बारे में हो सकते हैं, ठीक है। जिस फिनोमेना में भी आप अपने लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में काम कर रहे होंगे, तो अब आपने क्या करना है, आप बताएं बेटा। ये आपके सामने वो 6 चीजें भी थी, और ये इस पे इस तरह के और इस तरह के और बहुत से अटैक्स आ रहे होंगे, तो आप क्या करना चाहेंगे एज ए साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल? प्रिवेंटिव मेजर्स लेना चाहेंगे, तो एक्चुअली आप ये काम करना चाह रहे होंगे, ठीक है। आप क्या करना चाह रहे होंगे, अपनी साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करना चाह रहे होंगे। इसके लिए आप मल्टीपल तरह के रास्ते इख्तियार करेंगे, सही है ना। हो सकता है आप क्लाउड के ऊपर, अगर आपका कंपनी का सेटअप चल रहा है तो आप क्लाउड के हवाले से सिक्योरिटी के मेजर्स इख्तियार कर लें, अगर आपका नेटवर्क है तो नेटवर्क सिक्योरिटी,
एप्लीकेशन सिक्योरिटी, आईओटी सिक्योरिटी, मोबाइल के ऊपर कोई एप्लीकेशन चल रही है। तो ये सारे वो एस्पेक्ट्स हैं जो हम ग्रेजुअली आगे जाके देखेंगे। लेकिन उन सारे अटैक्स को कवर करने के लिए फिर आप क्या करेंगे? आप अपने सिस्टम के ऊपर सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करेंगे, रेलेवेंट सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, जिस तरह का अटैक आ रहा होगा, जिस तरह का अटैक आने का खतरा होगा, उसी तरह की सिक्योरिटी आप अपने सिस्टम पे इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये उसकी जनरल सीख है कि आप बेसिकली एक साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल हैं और आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके बिहाइंड है, आप उसके फ्रंट पे खड़े हुए हैं, ठीक है, सीना तान के, और आपके ऊपर मल्टीपल तरह के अटैक्स आ रहे हैं और आपने उन अटैक से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को और साथ अपने आप को दोनों को बचाना है। ठीक है, तो हमारे पे अब आ क्या रहा है? अटैक आ रहे हैं। अटैक क्या चीज है, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करके डिस्कस कर लेते हैं कि अटैक बेसिकली होता क्या है। अटैक कोई एक्टिविटी होती है जो आपके सिस्टम को डिसरप्ट करती है, ठीक है, उसकी फंक्शनैलिटी को मॉडिफाई करने की कोशिश करती है, उसकी अवेलेबिलिटी को डिस्टर्ब करने की कोशिश करती है, उसमें कोई ना कोई खराबी पैदा करने की कोशिश करती है। सही हो गया? अच्छा, अब वो क्यों करती है? वो इसलिए करती है कि उसके पीछे जो अटैकर होता है उसका कोई ना कोई मोटिव, कोई ना कोई गोल, कोई ना कोई वो टारगेट अचीव करना चाह रहा होता है। ठीक है, वैसे ही खाम खा में तो कोई बंदा उठ के किसी पे अटैक नहीं कर देता ना, कोई ना कोई रीजन होती है। अगर खुदा ना खासा किसी दो हजरात की आपस में लड़ाई हो जाती है, तो खाम खा तो नहीं कोई बैठे बैठे एक दूसरे बंदे के साथ गला पकड़ लेगा, उसको लड़ना शुरू कर देगा। उसके पीछे कोई ना कोई मोटिव होगा, कोई ना कोई रीजन होगी, कोई ना कोई इशू होगा जिसकी वजह से वो इस एक्शन को लेने पे मजबूर हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पे कोई बंदा अटैक कर रहा है, वो भी खाम खा में तो नहीं कर रहा होगा, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगी। तो हमें सबसे पहले तो आइडिया लगाना पड़ेगा कि उसका मोटिव क्या है। क्योंकि अगर हमें उसका मोटिव पता होगा ना, तो फिर ही हम रेलेवेंट सिक्योरिटी मेयर्स इख्तियार करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है, वो आपकी यूनिवर्सिटी में बगैर परमिशन, यानी उसके पास ना कार्ड है ना कोई इस तरह की चीज है, वो घुसना चाह रहा है। ठीक है, ओके फाइन। अब हम सिक्योरिटी कहाँ लगाए? इतना बड़ा माशाल्लाह का कैंपस है मेरा, इस लाइक फर्स्ट डे विजिट था तकरीबन, तो मैंने अभी देखा माशाल्लाह अच्छी खासी एक्सपेंडेड यूनिवर्सिटी है। तो अब मैं उसका कहाँ पे सिक्योरिटी का कंट्रोल लगाऊं? मैं ये जो आपका पीछे प्ले ग्राउंड है वहां लगा दूं? नहीं, उसका फायदा नहीं होगा। प्ले ग्राउंड में उससे जगह क्या करना है? कोई खेलने के लिए तो नहीं आ रहा कि उससे क्रिकेट का मैच खेलना, तो उससे क्या मुझे कहीं जगह नहीं मिल रही तो मैं जाके यहाँ प्ले ग्राउंड में घुस जाऊँ? ठीक है, तो हमने आइडिया लगाना होगा कि अच्छा, अगर ये यूनिवर्सिटी में गलत तरीके से घुसने की कोशिश करेगा तो ये बेसिकली आके जाएगा कहाँ? तो हमें पता चलेगा कि ये ऐसी जगह पे जाने की कोशिश करेगा कि जहां पे कोई कीमती चीज पड़ी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई फी डिपॉजिट सेक्शन है और सपोज कर लेते हैं कि वो अपने सारे पैसे, सपोज कर लेते हैं, वो यहीं पे रखता है अपने किसी लॉकर में। ठीक है, एक तो मोटिव ये हो सकता है कि यार, वो हो सकता है कि वाई, और जो अभी तक नया नया सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, सब बच्चों ने फीस जमा कराई है, तो वो आके उस लॉकर को खोल कर उसमें से वो पैसे चोरी करने की कोशिश करे। तो नंबर वन मोटिव हमें आइडिया हो गया कि अच्छा, जो हमारा फी सेक्शन वाला ब्लॉक है ना, यहाँ खतरा हो सकता है। ठीक है, नंबर टू, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि कोई, फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है जो कि अपने मार्क्स या एग्जाम के पेपर या आने वाले पेपर्स को निकालना चाह रहा है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल बात करें। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यार, वो एग्जाम डिपार्टमेंट में या सीक्रेसी डिपार्टमेंट में जाएगा और वहां जाके जहां हमारे पेपर्स पड़े हुए हैं, जो अगले सेमेस्टर में हम लोगों ने आपको पेश करने हैं, ठीक है, उनको एक्सेस करने की कोशिश करेगा। या वो हमारे डाटा सेंटर के ऊपर या जो डाटा सेंटर की बिल्डिंग होगी वहां जाएगा और वहां पे जाके उस डाटा सेंटर को हैक करने की कोशिश करेगा। हमने बड़ा सिक्योर बनाया हुआ है उसको, फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट से भी डिस्कनेक्टेड रखा हुआ है, तो अब उसको बाहर से तो एक्सेस मिल नहीं रहा था, तो वो कोशिश ये कर रहा है कि बिल्डिंग के अंदर घुस के वहां पे जाके किसी नेटवर्क के अंदर अपना लैपटॉप लगा के वहां पे काली लिंक चला के उस सिस्टम पे अटैक करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जब हम उसके तीन मोटिव, एग्जाम्पल की बात है, हमें उसके तीन मोटिव का आइडिया हो गया। अब हम सिक्योरिटी कहाँ कहाँ लगाएंगे, कहाँ कहाँ पे अपना गार्ड खड़ा करेंगे? अब उन तीन जगहों पे खड़ा करेंगे। जो प्ले ग्राउंड है वहां हम कोई गार्ड खड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कोई बंदा आ भी गया गलत तरीके से और वो प्ले ग्राउंड में चला भी गया, तो हमें क्या नुकसान होगा? ठीक है, आए, खेले कूदे और फिर वापस चला जाए। ठीक है, तो मोटिव का आइडिया। फिर सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करने के लिए सेकंड चीज हमने देखनी है, वो है मेथड, कि वो मेथड क्या यूज करेगा। तो हमें पता चला कि सपोज वो बंदा दीवार फलांग कर आएगा, तो हमने क्या किया कि दीवार पे वो बार्ब वायर्स लगा लिए, फेंसेस लगा दिए। ठीक है, उसको रोक दिया। बजाय इसके कि हम सिक्योरिटी खड़ा करते, चलो हमने सिक्योरिटी वाला काम कर लिया, लेकिन सिक्योरिटी पे अगर तीन बंदों को हमने, सिक्योरिटी गार्ड्स को खड़ा किया, तो हमारा खर्चा भी आ गया। क्या कि हम हर महीने उन तीन बंदों को पैसे भी देंगे। ठीक है, एक कंटिन्यूस हमारा एक्सपेंस आना शुरू हो गया। और अगर बिलफर्स कल को दो और ऐसी कीमती जगह निकल आती हैं जहां पे हमें खतरा है कि कोई इंट्रूडर आ सकता है, तो हमें दो गार्ड और लेने पड़ेंगे, तो मजीद खर्चा बढ़ गया। तो वाई नॉट कि हम ये करें कि हमने मेथड देखा तो हमें पता चला कि वो दीवार फलांग कर आएगा, तो हमने दीवार के ऊपर कोई ऐसी फेंसिंग कर दी कि उसका टापना मुश्किल हो गया दीवार को। ऐसा ही है ना? तो वो वन टाइम एक्सपेंस हो गया, लेकिन उससे फायदा ये हुआ कि अब हमें सिक्योरिटी गार्ड उस तरह खड़े करने की जरूरत नहीं रही।
ठीक है, क्योंकि बंदा घुस ही नहीं सकेगा उस तारों की वजह से। तो हमें मेथड का भी आइडिया होना चाहिए। और तीसरी चीज ये कि हमारे सिस्टम में वो क्या वल्नरेबिलिटी है जिसको वो एक्सप्लॉइट करेगा, वो क्या कमी है जिसकी मदद से वो हमारे किसी सिस्टम को, अगर ये पहले दोनों मेथड फेल हो जाते हैं, तो वो आकर क्या एक्टिविटी परफॉर्म करेगा और वो किस वीकनेस को इस्तेमाल करते हुए वो करेगा। तो उसका अगर हम कोई लायामल निकाल लें तो ऑटोमेटिकली हम अटैक को मतलब नलीफाई कर सकते हैं। जैसे हमने पहली एग्जांपल ली कि हमारी फी जो है वो यहाँ पे पड़ी होती थी, इसकी वजह से लोग इसको चोरी करने के लिए, इन पैसों को चोरी करने के लिए हमारे पे अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। तो अगर हम करें ये कि हम सब बच्चों को ऑनलाइन फी वोचर जनरेट कर दें और उनसे कहेंगे बेटा आप लोग जाएं और बैंक में ये पैसे जमा करवाएं, ठीक है, हम यहाँ से आपको फी वोचर जनरेट कर देंगे, वो आप ऑनलाइन पे करें, जैसे मर्जी पे करें। तो एक तो हमारी हैजल भी खत्म होगी वो पैसे संभालने की। दूसरी बात ये कि अब आप लोगों को चूंकि फी वॉचर ऑनलाइन मिल रहे हैं, आपने उनको पेमेंट भी किसी बैंक में जाके करनी है, पैसे हमारी यूनिवर्सिटी के किसी दफ्तर में किसी कमरे में आ ही नहीं रहे, तो अब क्या होगा? वो इशू ही खत्म हो गया ना। वो वल्नरेबिलिटी, वो वीकनेस ही हमने यहाँ से खत्म कर दी कि हमारी यूनिवर्सिटी में पैसे हैं ही नहीं। तो अब वो बंदा आएगा भी तो किसके पीछे आएगा? तो ऑटोमेटिकली हमने एक अटैक अटैक की जो एक प्रोबेबिलिटी थी, या जो जो अटैकर था उसका जो मोटिव था, उसको ही खत्म कर दिया। तो ऐसे तमाम लोग जो यूनिवर्सिटी को एक्सेस इसलिए कर रहे थे कि यहाँ से हम पैसे चुराएं, उनका हमने मोटिव ही खत्म कर दिया, उस मसले को खत्म कर दिया, ठीक है ना। तो ये एक इस तरह की चीजें होती हैं। तो इसके पीछे देखो अब अटैक के मोटिव क्या क्या हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं थोड़े से मेन मेन पढ़ लेता हूँ। आपकी बिजनेस को डिस्टर्ब करना, आपका बिजनेस चल रहा है, अटैकर आपके सिस्टम पे अटैक करते हैं, आपका सिस्टम या आपका बिजनेस चलना बंद हो जाता है, जो सर्विसेज दे रहे हो बंद हो जाती हैं। एक तो उसका मोटिव ये हो सकता है। अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है उसको थेफ्ट कर ले, आपके डाटा को मैनिपुलेट कर दे, कि जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, आप मार्क्स आपके चेंज हो रहे हैं तो आप खुश हो जाएंगे अगर ज्यादा हो जाते हैं, कम भी हो सकते हैं वैसे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर आपका कोई नेशनल लेवल का कोई अटैक हो रहा है इस तरह का, तो आपके मतलब मुल्क में या कंट्री में या एरिया में कोई एक इस तरह का एक बेचैनी की कैफियत तारी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान में तो अभी उस तरह के स्मार्ट ग्रिड्स नहीं है, लेकिन अगर अमेरिका में स्मार्ट ग्रिड्स हैं और अगर हम उसके किसी स्मार्ट ग्रिड को किसी कंट्री के, किसी शहर के, किसी उनके एरिया के, उसको डिस्टर्ब कर देते हैं और उनकी वो जो पावर की वो जो सप्लाई है वो बंद हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली उस एरिया में मसला बन जाएगा कि वो ये क्या होगा। हमारे यहाँ तो चल एक थोड़ी सी लाइट जाती रहती है तो हमें इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वहां पे चूंकि ये एक नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, और एक दो बार इस तरह हो भी चुका है कि एक दो दिन के लिए किसी शहर में किसी एरिया में उनकी काउंटी में वो लाइट चली गई थी, तो काफी इशू इशू रहे थे। तो मतलब बताने का ये है कि इस तरह का काम हो सकता है कि अगर आप उनकी किसी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, जो बड़े बड़े आपके प्लांट्स हैं, डैम्स हैं, पावर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, डिफेंस के सेटअप्स हैं, इंस्टॉलेशन हैं, इसमें कहीं पे कोई अटैक करते हैं तो उसकी वजह से एक आम आवाम में एक खौफ की सी फिजाए, खौफ की सी कैफियत पैदा हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये काम हो सकता है उसका मोटिव। फिर आपके जो टारगेट है, जो अटैकर का टारगेट है, उसको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, उसकी कोई और इस तरह की मतलब इश्यूज हो सकते हैं, वो आपसे रिवेंज लेने की कोशिश कर रहा हो इसलिए आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान साइबर वॉर चलती रहती है, तो एक दूसरे के राइवल है, तो पाकिस्तानी इंडिया की साइट्स पे अटैक करते रहते हैं, इंडियन पाकिस्तान की साइट पे अटैक करते रहते हैं, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि वो, जिस तरह पुराने जमाने में वो किसी को अगवा कर लिया जाता था और कहा जाता था कि आप इतने पैसे दें तो तब हम इसको रिहा करते हैं वरना नहीं करते, तो इसकी जो आजकल की हमारे यहाँ की फॉर्म है वो रैंसमवेयर की फॉर्म में आ चुकी है। कि कोई अगर खुदा न खासा रैंसमवेयर वाला जो वायरस है वो आपके सिस्टम में आ जाता है, तो वो करेगा ये कि आपके जितना भी डाटा है उसको इनक्रिप्ट करके अपने पास रख लेगा, ठीक है। अपने पास नहीं, आप ही के पास रखेगा। और आपसे कहेगा कि अब अगर ये डाटा आपके लिए कीमती है, आप इसको वापस लेना चाहते हैं, और इसकी ज़रा इंक्रिप्शन की कोई की होगी, वो मेरे पास सेव है, मतलब अटैकर के पास, तो आप मुझे इतनी पेमेंट करें तो मैं आपको वो की देता हूँ। अगर आप नहीं देंगे तो 3 दिन के बाद या 2 दिन के बाद ये आपका डाटा मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। अगर तो आपके लिए वो कीमती डाटा है, फॉर एग्जाम्पल आप 8 सेमेस्टर में हो और आप पिछले 6 महीने से अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, ठीक है, आपकी एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल, और आपके सिस्टम पे रैंसमवेयर है और आपका सारा डाटा एनक्रिप्ट हो गया और आपने कुछ उसका बैकअप भी नहीं रखा हुआ था। तो अब आपको तो नजर आ रहा होगा कि मेरी तो यूनिवर्सिटी भी दाव पे लग रही है, मेरी डिग्री भी दाव पे लग रही है, मेरा 6 महीने की वो मेहनत ज़ाया हो रही है, तो मैं क्या करूँ? तो आपके लिए कितना कीमती होगा, क्रूशियल होगा वो डाटा उस टाइम पे, ठीक है ना। तो इस तरह किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका डाटा कितना क्रूशियल, कितना इंपॉर्टेंट, कितना कीमती होता है। तो इस तरह से वो फिर आपको मजबूर करेगा कि आपका डाटा मैंने एक तरह से अपने काबू में कर लिया है, और अगर आप इस डाटा को वापस चाहते हैं तो मुझे इतनी पेमेंट कर दे, तो ये रैंसमवेयर का डाटा आ रहा होता है। अच्छा, हमने इससे बात की कि अब उस काम को एक्सप्लॉइट करने के लिए वो कोई ना कोई मेथड इस्तेमाल करेगा। जैसे हमने अटैक वाले में किया कि एक मोटिव हो गया, एक मेथड आ गया, और एक कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी
होगी, आपके सिस्टम में कोई वीकनेस होगी, जिसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा। तो ये कुछ सैंपल वल्नरेबिलिटीज लिखी हुई है, लेकिन ज़ाहिर है ये हम ग्रेजुअली इसमें से कोई नेटवर्क की होगी, कोई एप्लीकेशन की होगी, कोई इस तरह से होगी, कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से होगी। तो ये जस्ट आपको भी इनिशियली टर्मिनोलॉजीज का आइडिया देने के लिए इनको हम अपने अपने सेक्शन में देखेंगे डिटेल के अंदर जब हम जाएंगे रेलेवेंट एरिया में, ठीक है। तो ये तीन चीजें होगी, कौन कौन सी? मोटिव, मेथड और वल्नरेबिलिटी, जिसको मिलाकर एक क्या बनता है? अटैक। अच्छा, जैसे हम इंसान एक तरह के नहीं हैं, ठीक है, मेल्स एंड फीमेल्स हैं, फिर सारे मेल्स या सारी फीमेल्स एक तरह के नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस होते हैं। इससे जो हमारे अटैक्स होते हैं, इसकी भी बहुत सारी क्लासेस होती है, बहुत सारे डिफरेंट नेचर के अटैक्स होते हैं, ठीक है। उसमें से मेन मेन कुछ हैं, एक है पैसिव अटैक, एक है एक्टिव अटैक, एक है क्लोज इन, इनसाइडर और डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, पैसिव अटैक क्या होते हैं कि उसके अंदर जो आपका अटैकर होता है वो आपके सिस्टम से इंटरेक्ट नहीं करता, सिर्फ उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करता है, पैसिवली काम कर रहा होता है, ठीक है। वो आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेगा। कैसे? अगर मैंने यहाँ यूनिवर्सिटी पे अटैक करना हो, तो मैं कहूँगा ओके फाइन, अच्छा देखो इनके सिस्टम कौन कौन से चल रहे हैं, उनमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज हो रही है, विंडोज के ऊपर है, लिनक्स के ऊपर है, ठीक है, इनका वेब सर्वर जो है उसका वो क्या है, कौन सा वाला वेब सर्वर यूज करे, अपाची का यूज करे, आईआईएस के ऊपर डिप्लॉयमेंट हुई भी है, ठीक है। अच्छा, उसके नीचे जो ओएस चल रहा है वो कौन सा है, इन्होंने कोई फायरवॉल लगाई हुई है कि नहीं लगाई हुई, अगर लगाई हुई है तो किस टाइप की है, ठीक है। अब ये सारी बातें गेन करने के बड़े सारे मेथड हो सकते हैं, जो आज तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, अपने उस रेलेवेंट लेक्चर में आके डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस यूनिवर्सिटी के एड्स देखता हूँ प्रोक्योरमेंट के, यहाँ इनके पड़े होंगे कहीं ना कहीं टेंडर वगैरह इस टाइप के किसी सेक्शन में जाके, ठीक है। तो मुझे पता चलता है कि आज से इन्होंने 4 साल पहले लाइसेंस खरीदे थे, फॉर एग्जांपल विंडोज सर्वर 2022 पे। तो मैं समझ जाऊंगा ओके फाइन, इन्होंने सर्वर के लाइसेंस खरीदे हैं, इसका मतलब है कि जो उनका सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस पे बेस्ड है? विंडोज सर्वर के ऊपर बेस्ड है। इसका मतलब है कि अगर मैंने यहाँ पे हैक करना हो, तो मैं यहाँ पे कौन से वाली चीजों के अटैक अप्लाई करूंगा? लिनक्स के करूंगा? कभी भी नहीं करूंगा, क्योंकि फायदा कोई नहीं है ना। यहाँ पे जो उन्होंने विंडोज सर्वर इंस्टॉल की हुई है, तो मैं लिनक्स से अटैक करता भी रहूं तो आगे से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप थोड़ा सा ना नॉलेज लेते हैं। अब ये पैसिव अटैक है, आप नेट पे जा रहे हैं, इनकी वेबसाइट पे जा रहे हैं, किसी से बातचीत करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है, कोई इनके किसी एम्प्लॉय का ईमेल देखते हुए, सपोज सपोर्ट का, आप ये चेक कर सकते हैं कि उसने किसी, जो नहीं होते ये ब्लॉग्स होते हैं जहाँ पे आप मुख्तलिफ क्वेश्चंस वगैरह, क्वेश्चन एंड आंसर, टेक्निकल किस्म के ब्लॉग्स होते हैं जहाँ पे आप पोस्ट करते हैं, आप देखें कि क्या यूनिवर्सिटी के किसी एम्प्लॉय ने वहाँ पे कोई टेक्निकल इशू पोस्ट किया हुआ है। कि फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉय था, उसने वहाँ पे पोस्ट किया हुआ है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि एसक्यूएल सर्वर की जो बैकअप्स होते हैं ना, उसमें मुझे ये इशू आ रहा है, तो उसका सोल्यूशन क्या है? तो नीचे 3-4 बंदों ने जवाब दिया है। तो वो बंदा ये बात पूछ रहा है, और वो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, तो मुझे आइडिया होगा कि यार ये बंदा यहाँ पे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, उसने माई एसक्यूएल के बारे में क्वेश्चन पूछा है, बैकअप के बारे में, तो शायद यहाँ पे माई एसक्यूएल की डेटाबेस यूज हो रही है, ठीक है। तो मैंने अपने पास लिख लिया कि शायद यूनिवर्सिटी में जो इंफॉर्मेशन सिस्टम चल रहा है उसकी डेटाबेस किस पे बेस कर रही है? माई एसक्यूएल पे, ताकि कल को अगर मैं एसक्यूएल इंजेक्शन लगाने की कोशिश करूं, तो उसके अंदर वो वाले फॉर्मूलाज, वो वाले जो आपके वो होते हैं ना पैरामीटर्स, वो यूज करूं जो एसक्यूएल सर्वर पे अप्लाई होते हैं। क्योंकि अगर मैं वहां पे ओरेकल वाले लगाता रहूंगा तो ऑटोमेटिकली गलत जाएंगे, हो सकते हैं यहाँ पे ओरेकल इंस्टॉल ही ना हुई हो तो फिर काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। एक्टिव अटैक ये होते हैं कि जिसमें आप डायरेक्ट उनके सिस्टम से, जिसके ऊपर आपने अटैक करना होता है, उससे डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हो, उसमें कुछ चेंज करने की कोशिश करते हो, कुछ मॉडिफिकेशन लाने की कोशिश करते हो। पैसिव अटैक होता है ना, वो डिटेक्ट नहीं होता नॉर्मली, क्योंकि बंदा अपने घर में बैठा हुआ कहीं वेबसाइट खोल के आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा है, या जनरली चुप करके बैठा हुआ है, आपकी ट्रांसमिशन जो नेटवर्क पे हो रही है उसको ऑब्जर्व कर रहा है, सिंपल। तो अब वो किसी लॉग में, किसी सिक्योरिटी के मैकेनिज्म में कहीं शो नहीं हो रहा होगा, क्योंकि अभी तक उसने सिस्टम के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं की, तो अपना कुछ पैकेट नहीं भेजा, वो सिर्फ रिसीविंग एंड के ऊपर है, ठीक है। एक्टिव अटैक में सिस्टम से छेड़खानी करता है, कुछ ना कुछ चेंज करने की कोशिश करता है सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो ये एक्टिव में आ जाते हैं। क्लोजन अटैक ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर अटैकर को अटैक करने के लिए उस सिस्टम के करीब आना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि हमने एग्जांपल ली थी कि सपोज आपने अपने सर्वर का जो एक्सेस है वो इंटरनेट से ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है। तो आप घर बैठ के अटैक नहीं कर सकते हो, लेकिन अब आपने अटैक करने की कोशिश करनी, तो आप क्या करेंगे? आप कोशिश करेंगे कि मैं यूस्ट्रीम में आ जाऊं। ओके फाइन, यूस्ट्रीम में आगे यहाँ पे आप आगे देखेंगे कि यहाँ देखेंगे पोर्ट्स लगी हुई हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि क्लासरूम खाली है, तो आप यहाँ पे आए, आपने आके बैठ के अपना लैपटॉप लगाया,
साथ अपनी वो केबल निकाली, यहाँ से इस पोर्ट में इन कर दी, तो अब आप यूनिवर्सिटी के प्रेमिसेस के अंदर आ गए। अब आप अटैक लॉन्च करके देखें कि क्या अब भी मैं सर्वर को एक्सेस कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। सही हो गया ना। तो ये इस तरह के अटैक जिसके लिए आपको अपने टारगेट के किसी क्लोज प्रोक्सिमिटी आना पड़ता है, या आपने किसी का, फॉर एग्जाम्पल हम शादी वाली एग्जांपल लेते हैं, आपने किसी का वाईफाई का पासवर्ड हैक करना है, ठीक है, तो क्या आप उससे 10 किलोमीटर दूर बैठ के वो अटैक कर सकते हैं उसको? नहीं कर सकते ना, जब तक आप उस वाईफाई के सिग्नल की रेंज के अंदर नहीं आएंगे। ठीक है, रेंज में आएंगे तो आप वो सिग्नल मिलेंगे, फिर आप वो अटैक। तो इस तरह के सारे अटैक जिसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, उसके करीब तरीन विसिनिटी में आना होता है, वो कहलाते हैं ट्रोजन अटैक्स। ठीक है। फिर इनसाइडर अटैक्स होते हैं। ये इस तरह के अटैक्स होते हैं कि जिसके अंदर जो एक नॉलेजफुल बंदा, सिस्टम के अंदर अवेलेबल बंदा, जो सिस्टम का पार्ट होता है, वो किसी वजह से अपने सिस्टम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। उसकी 100 वजूहत हो सकती है, ये भी हम सेक्शन में देख लेंगे। तो वो जो इनसाइडर अटैक है, इसका मतलब है कि जो अटैक आ रहा है, ये एक्सटर्नल पर्सन नहीं है, ये सिस्टम के अंदर सिस्टम के बारे में नॉलेज रखने वाला पर्सन जो है, वो अपने सिस्टम के खिलाफ काम कर रहा है और वो उसको अटैक करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। और आखिरी है डिस्ट्रीब्यूशन अटैक। डिस्ट्रीब्यूशन अटैक क्या होते हैं? ये भी अभी मतलब पिछले 5 सालों में, 4 सालों में टर्म इवॉल्व हुई है। उसमें होता है कि अटैकर जो होता है वो जो आपका टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे पॉइजन करता है, ताकि जब वो चीज, वो जो आपके टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर चीज है, वो आप तक पहुंचे, तो वो पहले से उसके अंदर कोई ना कोई बैकडोर इंस्टॉल कर चुका हो। इसकी हम एग्जांपल यूं देते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने अपने पास एक फायरवॉल इंस्टॉल करनी है, ठीक है, और वो फायरवॉल का वेंडर है XYZ, और ये ज़ाहिर है आम बंदा तो अटैक नहीं कर सकेगा, इसके लिए कोई नेशन लेवल की कोई सपोर्ट या अटैक होगा तो फिर ये काम हो सकेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे मुल्क का कोई डिफेंस का इदारा है और वो बाहर से कुछ फायरवॉल्स मंगवाता है, और सम हाउ पता लग जाता है कि ये फायरवॉल फलां डिफेंस के इदारे में जाके लगनी है। ठीक है। अब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल जो हमारा राइवल कंट्री है, वो उसको ये इंफॉर्मेशन मिल गई है कि ये जो प्लॉट जा रही है, ये 20 फायरवॉल्स जा रही हैं, ये XYZ मुल्क के डिफेंस के इदारे ने मंगवाई हैं। ठीक है। तो वो क्या करेगा कि वो फॉर एग्जाम्पल वहाँ जिस कंपनी की फायरवॉल है, फॉर एग्जाम्पल हम कह लेते हैं कि सिस्को कंपनी की फायरवॉल है, तो वो वहाँ के किसी बंदे या वहाँ के किसी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को थोड़ा सा कवर अप करता है, और उनके थ्रू उस फायरवॉल में कोई ना कोई लूप होल डलवा देता है, कोई एक्स्ट्रा चीज इंप्लीमेंट करवा देता है। ठीक है। उसके साथ कोई एडिशनल ऐसी चीज ऐड कर देता है कि जिसको फिर वो जब चाहे यूज करते हुए वो पूरा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर ही बिठा दे। ठीक है। इसकी मैं सादे से एग्जांपल देता हूँ, और ये नेशनल लेवल के ऊपर, अगर आपने स्नोडन की बारे में सुना होगा, नाम स्नोडन का नाम सुना होगा आप लोगों ने? हम्म? कुछ कुछ सुना हुआ है। चलिए स्नोडन के बारे में आपको ना किसी असाइनमेंट में इस्लाम को करवाते हैं। अच्छा, स्नोडन था ना? स्नोडन ने कुछ अमेरिका के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लीक्स की थी, तो उससे दुनिया को पता चला था कि ये लोग किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन लेवल के ऊपर जाके डिवाइसेस के अंदर हार्डवेयर लेवल के ऊपर अपने इम्प्लांट्स एम्बेड करवा देते हैं, जिसमें ये भी हो सकता है, सादा सी एग्जांपल, कि उन्होंने एक डिफॉल्ट यूजर नेम और पासवर्ड ऐड करवा दिया फर्मवेयर के अंदर ही। ठीक है। तो हम क्या होता है कि हम यहाँ पे, मैं यहाँ पे आपका फायरवॉल का या राउटर का एक्सेस करने की कोशिश करूँ, तुमसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, तो वो होगा रूट और आगे उसका जो भी कोई पासवर्ड होगा। ठीक है ना। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, जितने भी ये डिवाइसेस है ना, इसके अंदर आप एक यूजर नेम और एक पासवर्ड रख लो। फॉर एग्जाम्पल यूजर नेम हो XYZ और पासवर्ड हो ABC, तो जब भी आप XYZ और ABC लगाओ तो वो एक्सेस दे दो। ठीक है। अब इससे क्या हो गया कि अब जब भी उस कंट्री के किसी हैकर ने उस डिवाइस को एक्सेस करना होगा, तो अब वो पासवर्ड ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, कुछ और काम करने की जरूरत नहीं है। सिंपल उतना, वो जो डिफॉल्ट पासवर्ड उन्होंने एम्बेड कराया था वो XYZ और ABC, वो जब देगा तो उनको उस फायरवॉल का एक्सेस मिल जाएगा, तो उसके अंदर वो कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं आपके। ठीक है। तो ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अटैक्स आ जाते हैं कि जिसके अंदर आपके पास जो सिक्योरिटी का हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर आ रहा है, उसके अंदर ही कोई ऐसी वीकनेस या वल्नरेबिलिटी खुद से ऐड कर दी जाए, जिसको आप बाद में एक्सप्लॉइट करके उस सिस्टम को एक्सेस कर सको रॉन्गली। अच्छा, यहां तक कोई सवाल है किसी बच्चे का? जी प्लीज सर। जितने भी पैसिव अटैक हैं, ये उस कैटेगरी में आएंगे कि जब तक किसी भी इंट्रूडर ने, किसी भी अटैकर ने सिस्टम के ऊपर अटैक करते हुए
अपनी तरफ से कोई भी पैकेट सेंड नहीं किया टुवर्ड सिस्टम, सिस्टम के अंदर कोई भी छेड़छाड़ नहीं की, कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं किया जो कि सिस्टम से लिंक हो रहा हो। आप सिस्टम के बाहर, सिस्टम के अराउंड बैठकर आप एक्सेस इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं, गैदर कर रहे हैं, ठीक है, और अपने जहन में उस सिस्टम के बारे में जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको क्लियर करते चले जा रहे हैं। जैसे मुझे आपके यूनिवर्सिटी के इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर, एलएमएस के ऊपर जो भी चल रहा है उसके ऊपर अटैक करना है, तो पहली बात तो ये मुझे पता होना चाहिए कि इसके पीछे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चल रहा है, ठीक है, इसके सर्वर कहाँ पे होस्ट हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैं कैसे लूंगा? फॉर एग्जाम्पल मैं हु इसकी क्यूरी, आपकी जो वेबसाइट है उसका क्या नाम है, cus.edu.pk, ठीक है। अगर मैंने पता करना हो कि cus.edu.pk के आईपीस क्या हैं, ठीक है, और ये कहाँ पे होस्ट हुए हैं या किसने होस्ट कराए हैं, तो मैं इसके ऊपर हु इसकी क्यूरी लॉन्च करूंगा। अब हु इसकी क्यूरी के लिए मुझे आपके सिस्टम से इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं किसी और थर्ड पार्टी सर्वर को, जो डीएनएस का सर्वर है, उसको एक्सेस कर रहा हूँ और वहां से इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ कि मुझे बताओ ये cus.edu.pk क्या डिटेल है, किसने होस्ट कराई है, उसका एड्रेस क्या आ रहा है, उसका टेक्निकल पर्सन कौन है, उसका फोन नंबर क्या है। ये सारी रिक्वायरमेंट जब आप डोमेन रजिस्टर करवाते हैं तो आपको देनी पड़ती है उनको। अब क्या होगा कि मुझे सिर्फ हु इसकी क्यूरी करने से आपके सिस्टम के बारे में, उसका टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, उसका फोन नंबर क्या है, कॉन्टेक्ट नेम क्या है, वगैरह वगैरह, इस तरह की, और ये कब रजिस्टर हुई थी, ये सारी चीजें मुझे वहां से पता चल जाएगी। सही हो गया ना? और वो मैंने किया भी किसी थर्ड पार्टी को। फिर मैं देखता हूँ कि इसके, अभी जरा डिटेल में जा रहे हैं ना सर, ये जो चीजें हैं ना, ये हमारी एक्चुअली वो रिकग्नाइजेंस वाले उसमें डिटेल में डिस्कस होंगी, तो मैं भी आपको सिर्फ एग्जांपल देने के लिए कर रहा हूँ। इसी तरह मैं ये देखना चाहता हूँ कि आपकी ना कितनी बहुत सारी सब डोमेन्स चल रही हैं, ठीक है, जैसे lms.cus.edu.pk, faculty.cus.edu.pk, इसी तरह और भी 5, 10, 15, 20 हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि आपका जो भी अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर है, अब ये चीजें भी हम उसी में पढ़ेंगे, तो मैं उस पर एक क्यूरी भेजूंगा और उससे कहूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं उससे डीएनएस का जोन ट्रांसफर करवा लूं। अब ये भी एक खास चीज है, वो हम देखेंगे वहां पे डीएनएस जोन ट्रांसफर कैसे होता है। तो वो डीएनएस जोन ट्रांसफर होगा तो मेरे पास आपकी जितनी भी लिस्टेड या अनलिस्टेड वो बनी हुई है सब डोमेन, उनकी मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बहुत सी सब डोमेन ऐसी होंगी जो कि आपने यहाँ वेबसाइट के ऊपर लिंक की फॉर्म में स्टैब्लिश नहीं की होंगी, कि नजर नहीं आ रही होंगी, बट वो होंगी, वो रेलेवेंट बंदों को पता होगी जो उसके यूजर्स हैं, बट मुझे उस डीएनएस के जोन ट्रांसफर के थ्रू वो चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। अब इसमें मैंने आपके सिस्टम से भी कोई छेड़खानी नहीं की, मैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर रहा हूँ। आपका सिस्टम तो कस्ट की प्रीमिसेस के अंदर लगा हुआ है ना, ठीक है। अब डीएनएस जोन ट्रांसफर तो किसी डोमेन नेम जिससे आपने सर्विस ली होगी उसके पास चल रहा होगा, तो वहां से मैंने इंफॉर्मेशन निकलवा ली, ठीक है। तो इस तरह से एक्टिव अटैक क्या होगा? ओके फाइन, अब मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। अब मैं उसमें की फॉर एग्जाम्पल faculty.cus.edu.pk, अब मैं कहता हूं मैं इसमें घुसने की कोशिश करता हूं, अटैक करने की कोशिश करता हूं। तो मैंने अपने ब्राउजर में लिखा faculty.cus.edu.pk, तो वेबसाइट खुल गई। ओके फाइन, उसमें लिखा रहा था यूजर नेम एंड पासवर्ड। अब मैंने वहां पे एसक्यूएल का इंजेक्शन का अटैक किया, वहां पे यूजर नेम में लिखा एडमिनिस्ट्रेटर और नीचे कोई एसक्यूएल इंजेक्शन की कोई पैरामीटर भेजा। अब ये जो मेरा पैकेट है ना, ये डायरेक्ट सिस्टम के साथ इंटरेक्ट हुआ है, वो क्यूरी से सीधा आपके जो भी यहाँ पे सर्वर चल रहा है उसके पास आई और उसने उसको प्रोसेस किया। क्या किया उसको छोड़ दें कि उसने अटैक को सक्सेसफुल किया, डिटेक्ट कर लिया, जो भी किया, लेकिन अब ये मेरे सिस्टम का इंटरेक्शन पैदा हो गया अब कस्ट के सिस्टम के साथ। ये है हमारा एक्टिव अटैक। यहां से आगे जो मैं काम करूंगा वो सारे के सारे मेरे एक्टिव अटैक की थ्योरी में उसमें आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और इनके ऊपर हमारी दो अलग अलग क्लासेस भी होंगी कि जिसके ऊपर हम एक में एक्टिव और एक के अंदर पैसिव अटैक्स को आगे लेके चलेंगे। सर क्लियर है सर? सर बिल्कुल क्लियर है सर, ये मसला मैं स्टूडेंट की तरफ से बात कर रहा हूँ। सर प्लीज प्लीज। फैकल्टी मेंबर बात कर रहा हूँ। सर एक चीज आइंदा हम आपसे समझना चाहेंगे कि मेरा साथी ख्याल है स्टूडेंट की हैसियत से कि क्लोजिंग अटैक्स, एक्टिव अटैक्स और पैसिव अटैक्स प्रॉपर्ली दे आर लिंक्ड इन वन फैमिली। क्योंकि मैं जाती तौर पे समझ रहा हूँ कि कोई भी एक्टिव अटैक उस वक्त तक एक्टिव नहीं हो सकता जब तक कि वो पहले पैसिव ना हो। ये मेरा opinion है। और जब वो एक्टिव हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इट बिकम्स अ क्लोजिंग अटैक। तो आइंदा हम आपसे ये चीज समझेंगे। सर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ना, देखिए मैं यहाँ आता हूँ क्लोजन, और मैंने सिंपल अपना वाईफाई ऑन किया और मेरे सामने लिस्ट ऑफ द वाईफाई नेटवर्क्स आ गए। अब मैंने कोई अभी वाईफाई के ऊपर अटैक नहीं किया,
लेकिन मुझे एक्सपेक्टेड आपके जितने भी यहाँ पे वाईफाई चल रहे हैं वो उनकी लिस्ट मिल गई ना, तो क्लोजिंग में भी सर पैसिव अटैक हो सकते हैं। मतलब क्लोजिंग में पैसिव अटैक हैं, कोई इशू नहीं है। आप बंदा आके बैठ के ऑब्जर्व कर रहा है वो चीजों को, तो उससे भी वो ऑब्जर्वेशन से ही डाटा ले लेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं बाहर पार्किंग में बैठ जाता हूँ, पार्किंग तक हर बंदे को एक्सेस है, और मैं देख लेता हूँ कि यूजर इन आउट हो रहे हैं, इन आउट हो रहे हैं, तो ये गार्ड कैसे इनको मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है, किस तरह से उनकी वो एंट्री परमिशन चेक करते हैं, और मुझे कहाँ पे कोई लूप होल मिल सकता है कि जिसकी मदद से मैं गार्ड की नजर बचा के अंदर घुस जाऊं, ठीक है। तो ये एक पैसिव अटैक होगा, क्योंकि मैं पार्किंग में बैठा हूं अपनी गाड़ी में एज ए ड्राइवर, और मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा हूं। या अगर हमने वायरलेस वाली एग्जांपल ली कि मैं वहां आके सिर्फ अपना वाईफाई ऑन करता हूं, और मुझे लिस्ट ऑफ द वाईफाई के जो वो आ रहे हैं, तो अभी मैंने कुछ भी अटैक नहीं किया, बट मुझे क्लोजन में आने के बाद भी पैसिव अटैक के ऊपर एक इंफॉर्मेशन मिल गई कि यूनिवर्सिटी के 6 सिस्टम चल रहे हैं, 6 वाईफाई के नेटवर्क चल रहे हैं मुख्तलिफ समय, ठीक हो गया सर। अच्छा, उसके बाद जैसा कि हमने बात की कि हमारे हैकर्स और हमारे डिफेंडर्स दोनों के दरमियान एक एक जंग का समान है, ठीक है। तो वो ऑफेंसिव साइड पे क्या कर रहे होते हैं, वेब एप्लीकेशन के अटैक कर रहे होते हैं, वेब सर्वर के अटैक कर रहे होते हैं, दोनों डिफरेंट है। मेलवेयर के हवाले से अटैक आ रहे होते हैं, मैन इन द मिडल के अटैक आ रहे होते हैं, सिस्टम को कंप्रोमाइज करने की कोशिश की जा रही होती है, ठीक है। ये हमारी ऑफेंसिव टाइप, ये मुसलसल ये ट्राई कर रही होती है। उसके अगेंस्ट हम क्या कर रहे होते हैं, हम अटैक्स के अगेंस्ट प्रिवेंटिव करते हैं, डेटरेंस करते हैं, अलर्ट्स कहीं शो करवाते हैं लॉगिंग के थ्रू और सीम वगैरह के थ्रू, ठीक है। उनको अटैक्स को डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा बावजूद इन सारी कोशिशों के, फिर भी अगर खुदा न खास्ता अटैक कामयाब हो जाए, तो उस सूरत में हमारा सिस्टम कैसे रन करेगा। हमने अपने बिजनेस कंटिन्यूटी और डिजास्टर रिकवरी के लिए क्या मेयर्स लेने हैं, ठीक है। वो चीजें हम अपने पास एश्योरिटी लेकर आएंगे अपने सिस्टम के लिए कि अगर किसी तरह से अटैक हो भी जाता है, अगर बिलफर्स ट्रस्ट की वेबसाइट की अवेलेबिलिटी डिस्टर्ब हो भी जाती है, तो हमने एक ऑल्टरनेट कोई वेबसाइट रजिस्टर कराई हुई हो, हम अपना जो यूआरएल है उस पर रीडायरेक्ट करवा दें, किसी और सर्वर के ऊपर होस्ट कर दें, तो इस तरह से करके कुछ बिजनेस कंटिन्यूटी के मेयर हमने लिए हुए हों, और उस तरह से हम अब इन सारे अटैक्स को रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, ठीक है। कुछ लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सेज होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्सेज होते हैं, ठीक हो गया। ये सारी टर्मिनोलॉजीज हैं, इनकी डिटेल हम आइंदा आने वाले दिनों में पढ़ेंगे सर। उससे पहले एक पूरा ओवरव्यू हमें मिल जाए ना कि हम आगे किस पाथ के ऊपर जाने वाले हैं, तो उससे आपको ये क्लियर होगी कि ये एक बिग पिक्चर है, जिसकी फिर स्मॉल पार्ट्स को हम इंडिविजुअल लेक्चर्स के अंदर देख रहे होंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अभी जो सारे अटैक किए जाते हैं ना, ये ऐसे नहीं है कि आप बस उठे एक दिन, आपका दिल आया और आपने अटैक किया और शुरू कर दिया। ये प्रॉपर एक ना, इसके लिए कुछ मेथडोलॉजीज बनी हुई हैं, ठीक है। उनको हम थोड़ा सा रिव्यू करेंगे कि वो क्या मेथडोलॉजीज हैं जिनके थ्रू, या वो कौन सा पाथ है जिसको यूज करते हुए अटैकर किसी सिस्टम पे अटैक करता है। अगर हमें इस पाथ की नॉलेज होगी, तो हम भी इन पाथ के हर एस्पेक्ट के ऊपर कोई ना कोई हर्डल क्रिएट करने की कोशिश करेंगे अपने, वो जो हमारा अटैकर है उसके लिए, ठीक है, एज ए डिफेंडर। सबसे पहले से हमने बात की कि सबसे पहले जो फेज होता है वो ये जो हम अभी वाली जो ये हैकिंग मेथडोलॉजी पढ़ रहे हैं, ये बेसिकली इसी कौंसल, जो कि बड़ा रिनाउंड नाम है पेन टेस्टिंग की दुनिया में, वो तकरीबन पिछले कोई मोर देन 20 ईयर से ये पेन टेस्टिंग के हवाले से एक बड़ी प्रीमियर सर्टिफिकेशन है, सर्टिफाइड एथिकल हैकर। उसके अलावा भी इनकी काफी सारी हैं, वो ये मतलब मैनेज कर रहे होते हैं। तो ये उनकी डिवाइस हैकिंग मेथडोलॉजी और सबसे ओल्डेस्ट वन भी है। वो कहते हैं जी, सबसे पहले तो हैकर ये करता है कि वो आपकी रिकग्नाइजेंस करता है, आपके सिस्टम की सर्वेलेंस करता है, वो आपके सिस्टम के बारे में एज मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल गेन करता है, क्योंकि जितनी ज्यादा उसको इंफॉर्मेशन होगी, उतना ज्यादा उसके अटैक के सक्सेसफुल होने के चांसेस होंगे, प्रोबेबिलिटी उसकी जो है इंक्रीज कर जाएगी, ठीक हो गया ना। जैसे हमने एग्जांपल दी कि अगर उसको पता है कि आगे कौन सी डेटाबेस चल रही है, तो एसक्यूएल इंजेक्शन वो वाला लगाएगा जो बेसिकली एसक्यूएल, माई एसक्यूएल के सर्वर के लिए बना होगा, ठीक है। अगर उसको इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फिर ओरेकल वाली भी ट्राई करेगा, वो माई एसक्यूएल वाली भी ट्राई करेगा, वो एमएस एसक्यूएल वाली भी ट्राई करेगा, वो पोस्टग्री वाली भी ट्राई करेगा, ठीक है ना। तो अब उसके वो एक तो उसके इतने ज्यादा ट्राई करने की वजह से हो सकता है कि फायरवॉल पहले इसको पकड़ ले, ठीक है। अगर उसको पहले से पता होगा, किसी वजह से उसने किसी ना किसी तरह से रिकग्नाइजेंस स्पेस में आइडेंटिफाई कर लिया कि आपके यहाँ माई एसक्यूएल चल रही है, तो फिर अब वो बिल्कुल पिन पॉइंट अटैक करेगा, उसके चांसेस भी बढ़ जाएंगे। उसके बाद वो जब उसको बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाती है, फिर वो स्कैनिंग करता है। वो जो इंफॉर्मेशन मिली है उसके अगेंस्ट वो स्कैन करता है। जैसे कि उसको पता चल गया कि यहाँ पे माई एसक्यूएल इंस्टॉल है, अब वो स्कैनिंग करके देखेगा कि माई एसक्यूएल का कौन सा वाला वर्जन इंस्टॉल है, बिकॉज हर वर्जन की अपनी वल्नरेबिलिटीज होंगी, ठीक है। अगर आपके पास 4 चल रहा है,
और 4 में कोई वल्नरेबिलिटी आती है, जिसके बाद उन्होंने 5 या 4.1 लॉन्च कर दिया, ठीक है। अब वो चेक करेगा कि मैं देखूं इनके पास 4 चल रहा है या 4.1 चल रहा है। अगर उसको पता चलेगा कि 4.1 चल रहा है, तो फिर वो कोई और स्ट्रेटेजी इख्तियार करेगा। लेकिन जब उसने स्कैन किया, उसको पता चला कि माई एसक्यूएल का वर्जन 4 चल रहा है, और 4 की तो ये नॉन वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है, तो वो बजाय कोई और काम करने की वो सीधा सीधा क्या करेगा, उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा। बिकॉज उसको पता है कि 4.1 आया था, उसमें उन्होंने इस वल्नरेबिलिटी को पैच किया था, ये लोग अभी तक 4 चला रहे हैं। इसका मतलब है कि अभी तक इनका सिस्टम वल्नरेबल होगा उस वल्नरेबिलिटी के अगेंस्ट ना। तो अगर मैं इस वल्नरेबिलिटी का जो 4.0 में एग्जिस्ट कर रही थी, इसका एक्सप्लॉइट चलाता हूँ, इस वाले पाथ से सिस्टम में घुसने की कोशिश करता हूँ, तो 90% चांस है कि मुझे रास्ता मिल जाएगा। सही है ना। तो ये स्कैनिंग वाले में वो अब उन चीजों को इंश्योर भी करता है कि जो मैंने इंफॉर्मेशन ली है वो ठीक है कि नहीं, और फिर उसके बारे में मजीद सर्विसेज के क्या क्या चल रही है आपके नेटवर्क के ऊपर, ठीक है। सर अगर आपको आईपी मिल गया कि मुझे पता चला आपके सर्वर की आईपी 3 है, कौन कौन से हैं, एक है XXX1, एक है XXX2 और एक है XXX3, ओके फाइन। अब वो स्कैन करेगा कि यार XXX1 वाला जो आईपी एड्रेस है, ठीक है, उस पे क्या चीजें चल रही हैं, कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है, 2 पे कौन सी पोर्ट्स ओपन है, 3 पे कौन सी पोर्ट्स ओपन है। तो जब वो स्कैनिंग के पाथ से गुजरेगा, तो उसको पता चलेगा कि ओके फॉर एग्जांपल 1 के ऊपर इनका डोमेन कंट्रोलर चल रहा है, 2 के ऊपर इनका वेब एप्लीकेशन जो है, वेब सर्वर जो है वो होस्ट हुआ हुआ है, और 3 नंबर आईपी के ऊपर इनकी डेटाबेस होस्ट हुई हुई है, ठीक है। तो फिर वो अकॉर्डिंगली अगर उसने डेटाबेस पे टाइप करना है, तो वो फिर वो 3 वाले को टारगेट करेगा। अगर उसने वेब सर्वर के ऊपर टाइप करना है, तो वो 2 वाले को टारगेट करेगा, ठीक है। अगर वो 2 वाले के ऊपर एसक्यूएल इंजेक्शन लगाने की कोशिश करेगा, तो कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज 2 के ऊपर तो वेब सर्वर चल रहा है, ठीक है ना। तो ये अब थोड़ा सा उन चीजों को सेग्रीगेट करने के ऊपर जाएगा। उसके बाद जब फॉर एग्जाम्पल हमने एसक्यूएल वाली एग्जाम्पल ली, तो अब उसको 4.0 था, अब उसने एक्सप्लॉइट किया 4.0 वर्जन वाला, और वो एक्सप्लॉइट सक्सेसफुल हो गया, और उसको एक्सेस मिल गया माइस्क्वेल का, सपोज कर लेते हैं। अब क्या होगा, अब वो सिस्टम के अंदर एक्सप्लोरेशन स्टार्ट करेगा, नेक्स्ट फेज में चला जाएगा ना। अब उसको पहला स्टेप था कि इंफॉर्मेशन तो लूं कि है क्या, पता चल गया। फिर उसके बारे में एश्योरिटी ली कि क्या क्या चीजें चल रही हैं, ये भी पता चल गई। फिर चेक किया कि क्या इसमें से किसी में कोई वल्नरेबिलिटी, कोई वीकनेस है, वो भी पता चल गई। उस वीकनेस को उसने एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, एक्सप्लॉइट भी हो गया, ठीक है। अब वो क्या करेगा कि वो अब उसको एक्सेस तो मिल गया है, अब उसने अपने इस एक्सेस को मेंटेन रखना है, ताकि फॉर एग्जाम्पल मैं आपके हर सेमेस्टर के डाटा को इसमें से इन्फिल्ट्रेट करवाता रहूं, या आपकी सिस्टम के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन चल रही है जो मुझे चाहिए एज ए अटैकर, जो मेरे लिए रिक्वायर्ड है, मैं उसको हर बार, हर महीने, हर सेमेस्टर में वो चीजें निकलवा लूं। ये वल्नरेबिलिटी तो हो सकता है उसने आज 4.0 किया था, कल को जो 4.1 करेगा तो मेरा रास्ता बंद हो जाएगा ना। तो क्यों ना मैं उस चीज का इंतजार करूं कि किस दिन वो 4.1 में अपग्रेड करता है और मेरा रास्ता बंद होता है, मैं अपना एक और पाथ बना लूं, जिसके थ्रू अगर वो 4.1 पे अपडेट कर भी रहे, तो मेरा अपना जो बनाया हुआ पाथ है वो खुला रहे, क्योंकि मुझे सिस्टम के अंदर एक्सेस तो मिल गया ना, ठीक है, घुसने का। तो वो मुझे इनिशियल एक्सेस चाहिए था, उसके बाद मैं ऐसे एक्सेस अपने मजीद इंस्टॉलेशन, मजीद कुछ इस तरह की एक्टिविटीज करूंगा अपने सिस्टम के अंदर मेंटेनिंग एक्सेस में, कि अगर किसी तरह से वो जो मेरा पहला वाला पाथ था वो बंद हो भी जाए, तो मुझे एक्सेस मिलता रहे। फॉर एग्जाम्पल मैं वहां पे अपना एक रूट का यूजर बना दूंगा, रूट लेवल का, क्योंकि मुझे एक्सेस तो मिला मैंने डेटाबेस का इस वक्त तक। तो मैं अगर वहां पे अपना यूजर बना देता हूँ फैसल के नाम से, अब क्या होगा कि अगर आप बेसिक माई स्केल को 4.1 पे ले भी जाएं, मेरा तो वहां पे यूजर बन चुका है। अब अगली बार जब मैं लॉगिन करूंगा, तो मैं शरीफाना तरीके से आऊंगा, वहां पे यूजर नेम और पासवर्ड दूंगा, मुझे पूरा एक्सप्लॉइट वाला पाथ एक्सेस करने की जरूरत नहीं है। और चूंकि उसको मैं डेटाबेस को अपना एक्चुअल यूजर नेम एंड पासवर्ड सही वाला दे रहा हूँ, तो मुझे एक्सेस भी दे देगा। और चूंकि उसके ऊपर मैंने अपनी डीबीए की प्रिविलेजेस भी ली होंगी, तो मुझे वो फुल प्रिविलेज भी दे देगा। तो मतलब मैं लीगली उस तरह का, एक तरह का ऑनर के लेवल के ऊपर काम कर रहा हूँ उस डेटाबेस के, ठीक है। तो मेंटेनिंग एक्सेस में, और ये सारे काम करने के बाद मैं कोशिश ऐसी करूंगा कि कोई बंदा मेरे इस रास्ते को पकड़ ना सके। जैसे आपका डीबीए है, वो किसी दिन लिस्ट चेक करेगा, कहते हैं यार ये फैसल नाम का यूजर बना हुआ है, फैसल तो हमारे पास कोई भी नहीं है, और ये तो डीबीए भी है, तो ये क्यों बना हुआ है। तो मैं कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसा एक्शन लेने की कोशिश करूंगा कि जब डीबीए यूजर की लिस्ट चेक कर रहा हो, तो उसको मेरा यूजर नजर ना आए, ठीक है। या एटलीस्ट लॉग में ना आ रहा हो कि किसी ने क्रिएट यूजर किया है, ठीक है। या ऐसे तमाम एक्शन लूंगा कि जिसकी मदद से मेरा वो जो एक्सेस भी बरकरार रहे, उसके लॉग्स में अगर कोई एंट्री आई हुई है कि किसी बंदे ने इस तारीख को ये यूजर क्रिएट किया था इस आईपी से एक्सेस करते हुए,
वो चीजें भी मैं क्लियर कर दूं ताकि कल को कोई पकड़ने के लिए आए तो पता नहीं चले। यानी कि अगर डीबी को पता चल गया कि फैसल नाम का यूजर बना है और वो डीबी है, तो अब दो तरीके होंगे। पहला तरीका जो टेक्निकल है वो ये है कि वो लॉग्स चेक करेगा कि ये फैसल का यूजर कब बना था। जब वो लॉग्स में देखेगा तो उसको पता चलेगा कि इस आईपी से बना था और ये वो, तो आगे मुझ तक पहुंच सकता है। तो मैं क्या करूंगा कि एक्सेस लेने के बाद मैं वहां से लॉग ही क्लियर कर देता हूँ। अब वो अगर चेक भी करेगा तो उसको नजर नहीं आएगा कि ये फैसल का यूजर का कब बना था, क्यों बना था, किसने बनाया था, बिकॉज मैं लॉग क्लियर कर चुका हूं, मुझे पता था उसे जाके चेक करना है जिसने नहीं वो। और दूसरा, मैं इस तरह की कोई एक्टिविटी करने की कोशिश करूंगा कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि हमारे जो यूजर का नाम है वो मैं इस तरह का रख दूं कि वो लगे कि जैसे हमारे कोई सीनियर पर्सन ने बनाया हुआ है। ठीक है, जैसे डायरेक्टर आईटी है, तो मैं बजाय फैसल यूजर नेम रखने के, मैं उसका नाम डायरेक्टर आईटी का फॉर एग्जाम्पल अपना यूजर बना हुआ होगा डायरेक्टर आईटी, मैं उनके नाम वेबसाइट पे सर्च करूंगा कि डायरेक्टर आईटी ऑफ द ट्रस्ट कौन है, और मैं उनके नाम का यूजर बना दूंगा। ठीक है। अब जो एडमिनिस्ट्रेटर देखेगा ना, कहेगा अच्छा हो सकता है यार ये जो, मतलब जिनकी जो भी उनका नाम है, उन्होंने शायद यूजर बनवाया होगा, खुद से बनवाया होगा, मुझे नॉलेज में नहीं होगा। तो ठीक है। अब उसको हो सकता है इतनी हिम्मत ना हो कि वो जाके पूछे कि सर आपने दो दो यूजर क्यों बनाए हुए हैं, एक तो आपका डायरेक्टर आईटी वाला बना है, तो आपने अपने नाम वाला यूजर भी क्यों बनाया हुआ है। ठीक है। तो मे भी उनसे ना पूछे, तो मेरा ये रास्ता खुला रहे, बच जाए। ठीक है। तो इस तरह की मैं कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करूंगा कि जिसकी मदद से ये सारी चीजें मेरी कवर हो सके। तो इस, ये जो हमारी बड़ी पिक्चर थी पिछली वाली, ये इसी कौंसल की मेथोडोलॉजी की, उसके अंदर हम सबसे पहले जो पहला फेज था रिकग्नाइजेंस का, उसके अंदर हम फुटप्रिंटिंग करते हैं। स्कैनिंग के अंदर जो स्कैनिंग वाला फेज था उसमें आपकी स्कैनिंग, इन्यूमरेशन और किसी हद तक वल्नरेबिलिटी एनालिसिस भी आती है। ठीक है। फिर थर्ड जो स्टेज होता है उसके अंदर हम सिस्टम हैकिंग में चले जाते हैं। वहां पे वो जो एक्सप्लॉइटेशन वाला एरिया था उसके अंदर हम एक्सेस गेन करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए बहुत सारी मेथोडोलॉजीज हैं। हम पासवर्ड क्रैक कर सकते हैं। ठीक है। हम वल्नरेबिलिटी किसी को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो जब हमें उस फेज से गुजर के अगला रास्ता मिल जाता है, उसके अंदर ये भी हो सकता है कि हमें पासवर्ड तो मिल गया, डेटाबेस में हम घुस भी गए, लॉग इन भी कर गए, बट वो किसी नॉर्मल यूजर का था, उस पर हमें अब अकाउंट क्रिएट करने की प्रिविलेज नहीं मिल रही। ठीक है। इस सूरत में हम क्या करेंगे, हम एस्केलेटिंग प्रिविलेज वाले फॉर्म में आ जाएंगे। वहां पे हम ये करेंगे कि हम उस नॉर्मल यूजर को इस तरह से इंटरवन करने की कोशिश करेंगे कि वो हमें हायर लेवल की प्रिविलेजेस मिल जाएं जिसके थ्रू हम अपना काम कर सकें। ठीक है। तो एस्केलेटिंग प्रिविलेजेस वाले जब हम ऑप्शन से निकलेंगे, तो फिर वो मेंटेनिंग एक्सेस, जिसके अंदर हम कोई मुख्तलिफ तरह की एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करवाएंगे, इंस्टॉल करवाएंगे। ठीक है। अपना कोई फॉर एग्जाम्पल वहां पे एसएसएच का एक सर्वर चला देंगे, कोई कमांड एंड कंट्रोल सर्वर चला देंगे जिसके थ्रू हम कल को एक्सेस कर सकें। और कुछ फाइल्स हाइड में भी हम कर सकते हैं जो कि हमारे काम के लिए हों, कल को हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देती रहें। और एंड में जो कवरिंग ट्रैक था उसके अंदर हम लॉग्स वगैरह क्लियर करेंगे। ठीक है। चीज़ों के नाम इस तरह के चेंज करेंगे कि जो हमसे रिलेट ना हो, हमसे लिंक ना हो रही हो, ताकि कल को अगर उस अटैक की फोरेंसिक्स होती है, ठीक है, अटैक पकड़ा जाता है, उसकी फोरेंसिक्स होना शुरू होती है, तो वो फोरेंसिक्स हमें लॉग्स की वजह से उनके एडमिनिस्ट्रेटर को हम तक ना पहुंचा दें कि ये इस आईपी से ये वाला अटैक लॉन्च हुआ था, तो वो सीधा आईपी मैप होते हुए हम तक पहुंचा। अच्छा, यहां तक कोई सवाल है इसी काउंसिल की मेथोडोलॉजी के हवाले से किसी का? सेकंड स्टार अगर आपने दोबारा बेटा सॉरी, आप भी हाथ खड़ा कर रहे थे, मैं एक मिनट पहले सवाल क्या था आपका? सर, मैं बेटा आपको भी सवाल देता मैंने पूछा था कि फॉर एग्जांपल अब जो डीबी का एक्सेस मिला था उसके हमने एक डायरेक्टर आईटी का फॉर एग्जांपल एक अकाउंट बना दिया है, तो प्रिविलेज एस्केलेट हो गया ना, हमने अपने अपने प्रिविलेज को हूँ। एस्केलेट किया। एस्केलेट तब होंगे कि हमें जो एक्सेस मिला था उसके पास राइट्स नहीं थे बनाने के, और हमने फिर उसके अंदर कोई ऐसी मैनिपुलेशन की कि जिसकी वजह से हमने अपने उस नॉर्मल वाले यूजर को जिसका हमें एक्सेस मिला था उसको इतना अपडेट किया कि उसके पास ये वाला ऑप्शन भी आ गया, प्रिविलेज एक्सलेट करना। ठीक है। अगर वो हमें पहली एडमिनिस्ट्रेटर मिला था तो वो तो पहली एडमिनिस्ट्रेटर है ना, फिर हम उसकी एस्केलेट और हम क्या प्रिविलेज करेंगे। क्लियर हो गया बेटा, आप बताओ इसी स्टेप को थोड़े स्लाइड कर दूंगा किस स्टेप पे? ये इसके इस वाले को? बेटा वो जो पिछले 5 फेजेस थे ना हमारे, ये वाले, सॉरी ये वाले, ये फेजेस जो आ रहे हैं ना, इन्हीं को हमने थोड़ा सा मजीद देखा है कि फॉर एग्जाम्पल रिकग्नाइजर्स में तो वही चीज आएगी, स्कैनिंग में यहाँ एक बात लिखी हुई है। ठीक है। स्कैनिंग के अंदर हमारी ये तकरीबन 3 चीजें आ जाएंगी। ठीक है। ये पहला वाला था रिकग्नाइजर्स जिसको फुटप्रिंटिंग हम कह रहे हैं। ये वाली जो है ये हमारी वो स्कैनिंग वाली फेज है। ठीक है। उसके बाद वो गेनिंग एक्सेस, प्रिविलेज एक्सकेलेशन, मेंटेनिंग एक्सेस वाली, और ये वाली चीजें आ रही। ठीक है। इन सब के ऊपर हमारा एक लेक्चर होगा, हम फुटप्रिंटिंग के ऊपर पूरा एक लेक्चर करेंगे। हम इनोमरेशन के ऊपर, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस और स्कैनिंग के ऊपर शायद हमारे 2 लेक्चर्स हों। ठीक है। सिस्टम हैकिंग में
अगर हम वेब सर्वर की हैकिंग है वो अलग होगी, डेटाबेस की हैकिंग है उसके ऊपर अलग डिस्कशन होगी। ठीक है, वो भी उसी में आती है ना, हैकिंग के अंदर ही। मोबाइल एप्लीकेशन हैकिंग है तो उसके ऊपर एक अलग लेक्चर या एक अलग सेट ऑफ वो डिस्कशन होगी। ठीक, वो इसके अंदर फिर मजीद हम डिटेल, पहला वाला जो था उसके अंदर 5 डब्बे आ रहे थे, इस वाली स्लाइड में हमारे पास 7 डब्बे आ गए। और इसमें से हर एक डब्बे के अगेंस्ट, हर एक बॉक्स के अगेंस्ट हो सकते हैं हम एक एक दो दो लेक्चर में वो चीजें डिस्कस करें। ठीक है, अभी सिर्फ आपको आइडिया देना है कि इसी काउंसिल की मेथोडोलॉजी के मुताबिक हैकिंग की अटेम्प्ट इस तरह से होती है, इस तरतीब से होती है। सही होगी। F-16 पाकिस्तान की डिफेंस और एयरफोर्स इंडस्ट्री में एक बड़ा अहम नाम रहा है, अभी भी है, हमारी बड़ी बैकबोन है एयर स्ट्राइक के हवाले से। F-16 को जो कंपनी बनाती है उसका नाम है लॉकहेड मार्टिन। ठीक, अब लॉकहेड मार्टिन का इतना बड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सिर्फ जहाज नहीं बनाती, इसके अलावा भी इनकी बहुत सारी डिफेंस की प्रोडक्ट्स हैं और पूरे पूरे इनके मेन बैटल मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं जो कि यूएस आर्मी यूज कर रही होती है। तो इन्होंने एक अपनी मेथोडोलॉजी दी है जिसका नाम है साइबर किल चेन। ये कमोबेश उसी तरह की है, बस इन्होंने कुछ डिफरेंट नेम्स के साथ उसको मतलब एक्सप्लेन किया। वो कहते हैं सबसे पहले जो आपका हैकर होता है वो आपके सिस्टम की रिकनाइसिस करता है। रिकनाइसिस करने के बाद जो उसको इंफॉर्मेशन मिलती है उसके मुताबिक वेपनाइजेशन करता है, मतलब आपके ऊपर जो अटैक करना है वो किस वेपन से करना है वो तैयार करता है। जैसे आपने जब देखा कि एसक्यूएल सर्वर है, पता लग गया स्कैनिंग के फेस में, रिकॉनेसेंस के फेस में, तो अब आपने एसक्यूएल सर्वर के सारे हैक या तैयार कर लिए, तो वो आपकी वेपनाइजेशन का फेज होगा। ठीक है, उसके बाद आप डिलीवरी का मतलब क्या है कि अब आप वो एक्सप्लॉइट जाके सर्वर के ऊपर स्टार्ट करवा दें, डिप्लॉय करवा दें, अटैक करवा दें। तो ये बेसिकली डिप्लॉयमेंट आ गई, डिलीवरी आ गई कि आपने अपना एसक्यूएल इंजेक्शन टाइप करके सेंड कर दिया, तो ये आपका डिलीवरी साइड पे चला गया। जब आपने डिलीवरी कर दी तो दो बातें होंगी, ये आपका सिस्टम एक्सप्लॉइट हो जाएगा या नहीं होगा। अगर तो हो जाएगा तो आप अगले फेज पे चले जाओगे, नहीं होगा तो आप फिर नई कोई वेपन तैयार करोगे, नई कोई थ्योरी देखोगे, नई कोई वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई करोगे और दोबारा से उसको डिलीवर करवाओगे, एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करोगे। सपोज हम करते हैं कि हमारी एक्सप्लॉइटेशन वाला फेज हो गया, अब आप क्या करोगे कि वो जो अपने आपने नए जो एक्सेस निकालने थे, जैसे आपने नया यूजर बनाना था, ठीक है, तो और उस तरह का कोई एक्सेस अपना प्रोवाइड करना था कि कल को अगर ये वाली वेलेबिलिटी खत्म भी हो जाती तब भी मेरा एक्सेस मेंटेन रहे, तो उसके लिए आप इंस्टॉलेशन ऑफ सम सॉफ्टवेयर एंड थिंग्स करोगे। ठीक, फिर आपने इसमें से जो डाटा निकालना है या जो भी एक्शन करना है आपने, ठीक है, जो भी आपने एक्टिविटी करनी है इस सिस्टम के अंदर घुसने के बाद, उसके लिए आप अपना कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बनाओगे। ओके फाइन, मैं करूंगा क्या, मैं फॉर एग्जांपल हर महीने इनका डाटा निकाल लिया करूंगा, कॉपी पेस्ट कर लिया करूंगा। ओके फाइन, वो मैं किस मेथड से करूंगा। ठीक है, तो मैं ये करूंगा कि मैं फॉर एग्जांपल एक गूगल का अकाउंट बनाऊंगा ड्राइव का, उसका एक फोल्डर शेयर करवाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे इंस्टॉलेशन में एक ऐसा कोड लिख दूंगा, रख दूंगा, जो हर महीने क्या करे कि उस फोल्डर में जहां पे उसका बैकअप पड़ा होता है उसको कॉपी करे और ऑनलाइन उस वाले शेयर फोल्डर में अपलोड कर दिया करे। तो ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये हमने कमांड एंड कंट्रोल के थ्रू एक मैकेनिज्म बना लिया जिसके थ्रू जो भी फायदा हम इस सिस्टम से उठाना चाह रहे हैं वो हम ग्रेजुअल बेसिस के ऊपर, रेगुलर बेसिस के ऊपर उठाते रहे। सही हो गया ना? और आखिर में ये सारे काम करने से हम कुछ ना कुछ एक्शन या कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स गेन कर लेंगे। जिस काम के लिए हमने इतनी सारी मेहनत की और इन सारे फेजेस से गुजरे, तो एट द एंड पहुंच के हमारा वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। सही है ना? तो ये बेसिकली लॉकहेड मार्टिन की ये मेथोडोलॉजी है जिसको उन्होंने नाम दिया हुआ है साइबर किल चेन का। ठीक हो गया? अच्छा, अब इसमें एक और मेथोडोलॉजी कह लें या एक और टेक्निक कह लें, एक और मेथड कह लें, वो यूज हो रहा होता है जो कि टीटीपीस के नाम से आता है। टीटीपीस क्या है? टेक्टिक्स या टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं और प्रोसीजर्स हैं। टीटीपीस, टेक्टिक्स, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर, या टूल्स, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर। अब टेक्टिक्स बेसिकली वो जो हमारे शुरू वाले 3-4 एस्पेक्ट्स है ना, उनको कवर कर रही होती है। टेक्टिक्स, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर या टीटीपीस के अंदर हम तीन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। नंबर वन, क्या क्या टेक्निक्स हैं, क्या क्या वो तरीकाकार हैं जिनके थ्रू कोई अटैकर हम पे अटैक कर सकता है। तो वो सारी एक फिनोमेना में आ गई। उन्होंने तो उसको एग्जीक्यूशन वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया था, लॉकहेड मार्टिन ने भी और ईसी कौंसिल ने भी, कि जी पहले वो ये काम करेगा, फिर वो ये काम करेगा, फिर वो ये काम करेगा। इन्होंने कहा नहीं, इन्होंने कहा सबसे पहले तो आप वो सारी टेक्टिक्स या टेक्निक्स जो है ना,
वो सारी की सारी आप एक जगह लिस्ट डाउन कर दें कि सिस्टम पे स्कैनिंग हो सकती है, सिस्टम एक्सप्लॉइटेशन हो सकती है, सिस्टम में कोई बैकडोर इंस्टॉलेशन हो सकती है, सिस्टम में ये एक्टिविटी हो सकती है। मतलब ये 6 7 8 10 टेक्निक्स हैं जो कि किसी भी हैकिंग में यूज होती हैं। तो सारी उन्होंने एक जगह पे लिस्ट डाउन कर ली टेक्टिक्स वाले फेज में। ओके फाइन। उसके बाद उन्होंने कहा कि इन टैक्टिक्स को यूज या उनको एग्जीक्यूट करने के लिए कौन कौन से टूल्स, मेथड, प्रोसीजर्स हैं। सॉरी, वो तो आगे आ जाएंगे प्रोसीजर। कौन कौन से टूल्स और टेक्निक्स हैं जो कि यूज होती हैं इस काम के लिए, चाहे वो स्कैनिंग में हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग में हो, चाहे वो एक्सप्लॉइटेशन में हो, चाहे वो कवरिंग द ट्रैक्स में हो, चाहे वो मेंटेनिंग एक्सेस में हो। ठीक है, वो सारी हम एक जगह लिस्ट डाउन कर देंगे। ठीक है, तो पहले वाले में हमारे पास टैक्टिक्स आ गई सारी की सारी। दूसरे वाले में उसी टैक्टिक्स की टेक्निकल डिस्क्रिप्शन आ गई कि इन टैक्टिक्स को इस्तेमाल करने के लिए मेथड कौन कौन सा यूज हो सकता है, कौन कौन से टूल्स यूज हो सकते हैं। वो सारे सेकेंड टी में आ गए टेक्निक्स में। और प्रोसीजर्स ये हो गया कि अब आपकी एक टेक्टिक थी, उसमें से एक सेलेक्ट कर लिया आपने एक टेक्टिक। उस टेक्टिक के लिए 10 टूल्स थे दूसरी लिस्ट में, आपने वहां से एक टूल भी सेलेक्ट कर लिया। अब इन दोनों को मिला के वो कौन सा पाथ, वो कौन सा तरीकाकार होगा जिसके ऊपर अटैकर चलते हुए हमारे सिस्टम में एक्सेस करेगा। ठीक हो गया ना। तो वहां पे शुरू में 10 टैक्टिक्स आ रही थी, एक टैक्टिक पिक की, उसके अगेंस्ट 10 टूल्स आ गए थे, उसमें से एक टूल पिक किया। अब क्या क्या पॉसिबल पाथ हैं कि उस टैक्टिक और उस टूल को इस्तेमाल करते हुए सिस्टम में हमारे अटैकर अटैक करेगा। तो वो सारे लिस्ट डाउन हम कर लेंगे। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल देते हैं। टेक्निक आ गई कि उसने डेटाबेस के हवाले से कोई एक्सप्लॉइटेशन करनी है। ठीक है, उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स थी। ठीक है, तो एक आ गई एसक्यूएल इंजेक्शन की। फिर उसी के अगेंस्ट आपकी ब्रूट फोर्सिंग भी हो सकती है कि मुझे अगर एसक्यूएल सर्वर का यूजर नेम और पासवर्ड का प्रॉम्प्ट आ रहा है तो मैं ब्रूट फोर्स करना शुरू कर दूं कि मैं यूजर नेम में लिखूं रूट, पासवर्ड में एबीसी दूं, देखो एरर आ गया, ओके फाइन, डीएफ दे दूं, जीएचआई, तो दूसरी मतलब एक टेक्निक हो सकती है। ठीक है ना, तीसरी टेक्निक। तो अब वो किस किस मेथड से गुजरते हुए हमारे सिस्टम को एक्सेस करेगा, वो सारे प्रोसीजर जो है हम यहां पे लिख देंगे। ठीक है, अच्छा। अब अगर हमने एसक्यूएल इंजेक्शन वाला टेक्निक इस्तेमाल की थी और उसमें से फॉर एग्जाम्पल एक एक्स वाई जेड नाम का टूल था। ठीक है, एसक्यूएल मैप हम कर लेते हैं, चलो सबसे डायरेक्ट आ जाते हैं चीजों पे। एसक्यूएल मैप एक टूल होता है जो एसक्यूएल इंजेक्शन वगैरह के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है, तो हमने सेकंड लिस्ट में से एसक्यूएल मैप चूज कर लिया। ओके फाइन। अब एसक्यूएल मैप को हम किसी पेज पे लगाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, और कस्ट के फॉर एग्जाम्पल 1000 पेज है। ठीक है, तो हमारे पास 3 4 प्रोसीजर आ जाएंगे कि हो सकता है कि वो हमारे फॉरवर्ड पासवर्ड वाले के ऊपर ये वाली एक्टिविटी परफॉर्म करने की कोशिश करे। कौन सी वाली टैक्टिक, कौन सी थी, एसक्यूएल इंजेक्शन। टूल कौन सा था, एसक्यूएल मैप। ठीक है, प्रोसीजर क्या होगा कि यूजर ओपन, जो अटैकर है ओपन करेगा हमारा वो वाला पेज फॉरवर्ड पासवर्ड वाला, और उसके ऊपर ये एक्टिविटी परफॉर्म करेगा एक। दूसरा हो सकता है कि वो हमारा कॉन्टेक्ट अस का पेज है कि अगर आप यूनिवर्सिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, उसमें भी हमने वो फील्ड दी होंगी कि अपना नाम लिखें, ईमेल लिखें, अपनी क्यूरी लिखें और सेंड कर दें तो हम तक पहुंच जाए। ठीक है, तो वो सेकंड हमारा प्रोसीजर बन जाएगा कि यूजर आया, उसने हमारा कॉन्टेक्ट अस का पेज खोला और उसके ऊपर एसक्यूएल मैप से अटैक करवाया, तो ये हमारा दूसरा पाथ बन जाएगा उसके लिए। ठीक है, इसी तरह कोई तीसरा होगा, चौथा होगा, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज बनना शुरू हो जाएंगी। इन सारे से फिर फायदा क्या होगा कि हम इन सबके फिर काउंटर मेयर्स बनाएंगे। हम कहेंगे अच्छा यार ये जितनी टेक्निक्स हमारे पास आ रही हैं लिस्ट डाउन, इनका कोई काउंटर मेयर कर दो। जब हम आगे जाएंगे इससे अगले वाले फेज में सिक्योर करने के लिए, हमारे पास ये 20 टूल्स आ रहे हैं, तो इनकी एंट्री डाल दो फायरवॉल वगैरह में कि जब इस तरह की किसी टूल की तरफ से रिक्वेस्ट आती है तो इसको फॉर एग्जाम्पल ब्लॉक कर दे। ठीक है, और प्रोसीजर या वो जो पाथ बने हैं तो हम कहेंगे ओके फाइन, जाके फॉरगेट पासवर्ड वाला पेज भी चेक करो कि उसके ऊपर आपने डाटा सैनिटाइजेशन इंप्लीमेंट की हुई है कि नहीं की हुई, कि जब कोई बंदा डाटा डालता है तो वो चेक होता है। और वो जो कॉन्टेक्ट वाला पेज है उसको भी चेक करवाओ और उसके अंदर भी देखो कि डाटा सैनिटाइजेशन हुई भी है कि नहीं, सही है कि नहीं। तो इन सारी चीजों से गुजरते हुए हम क्या करेंगे, ये सारे काम करेंगे। ठीक हो गया, गुड। अच्छा, इससे पहले कि हम एक दो और टेक्निक्स हैं वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद थोड़ी सी एक आपको ब्रेक देते हैं। थक तो नहीं गए आप लोग हैं, अभी से थक गए हो, ना करो यार, अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, जब हमने लेक्चर का आगाज ही नहीं किया। दोनों क्लासेस सॉरी,
क्लासेस खत्म हो गई। मैं नहीं समझा सर। दोनों के स्कैन क्लासेस आपके टाइम हो गए। अच्छा, आपकी 8 से 10 क्लासेस थी? सर वो टाइमिंग में हमने थोड़ा चेंज किया। अच्छा बच्चों एक सब्जेक्ट बैठा थोड़ी देर में, 1 मिनट प्लीज। हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है सर, आप